तो कैसे हैं आप सब बेटा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के 1 से लेके 4 चैप्टर के जो भी डेरिवेशन अब तक बोर्ड में आए हैं या जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ श्योरली 100%, यदि आपने ये पूरी वीडियो देखी, जितने भी इसमें डेरिवेशंस है आप ये सारे कंप्लीट कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में नहीं छूटेगा। इन 4 चैप्टर से सारे डेरिवेशन इन्हीं क्वेश्चन से आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में लिखा है बेटा, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E due to a dipole of the length 2l at a point r from the center of the dipole on the axial line। ये पूछ रहा है कि आपके पास एक डाइपोल है बेटा। आपको पता होगा डाइपोल क्या होता है। डाइपोल का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो पोल होते हैं आपके इक्वल एंड अपोजिट, और दोनों जो है एक फिक्स सेपरेशन पे रखे हुए होते हैं। ये मान लेते हैं बेटा डाइपोल का सेंटर है और ये सेपरेशन मान लेते हैं हम ए है, दैट इज आल्सो ए। ठीक है, आपसे पूछा गया इस डाइपोल की वजह से इसकी एक्सिस पे बेटा क्या है, एक पॉइंट P है जो कि फ्रॉम द सेंटर R सेपरेशन पे है। हम चाहते हैं इस डाइपोल की वजह से इसकी जो एक्सिस पे यहाँ पॉइंट है, इस पूरे की वजह से कितना फील्ड बन रहा है वो निकालना है हमें। देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, एक सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है बेटा वो बनता है KQ/R²। ये सिंगल चार्ज की वजह से बनता है। और दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो प्लस क्यू चार्ज से बनता है बेटा, अवे फ्रॉम द चार्ज। क्योंकि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, प्लस से अवे जाती है और माइनस के टुवर्ड्स जाती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस से कहाँ बनेगा बेटा, अवे और माइनस की तरफ बनेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फटाफट से इसको। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार हम प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे, एक बार हम बेटा माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे। तो हम निकाल लेते हैं, फटाफट से लिखते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, तो E1 हमारा कितना हो जाएगा, आपको पता है सिंगल चार्ज कितना बनाता है, KQ/R। R स्क्वायर कितना है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की सेपरेशन, ये क्या हो जाएगी R-A का स्क्वायर। नंबर 1 इक्वेशन। डायरेक्शन लिख लेते हैं इसकी। E1 क्या है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस क्यू की वजह से हम देख रहे हैं, और आपको पता है कहाँ बनता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बन गया बेटा, इस तरफ, ये अवे चला गया। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, दैट इज मान लेते हैं E2। तो माइनस क्यू की वजह से बेटा क्या बन जाएगा, माइनस का KQ डिवाइड बाई, अब देखो माइनस क्यू से लेके P पॉइंट तक की सेपरेशन पूरी कितनी है, ये बेटा यहाँ से इतनी सेंटर तक R है और उससे आगे क्या है, A है। दिस विल बी R+A का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी। अब आपको पता है कि यार माइनस क्यू की वजह से फील्ड कहाँ बनता है बेटा, टुवर्ड्स द चार्ज ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे E2 इस तरफ। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन आ गई। अब एक ही पॉइंट P पे हमारे दो फील्ड आ गए हैं यहाँ पे, तो दोनों फील्ड का आप नेट निकालेंगे। अभी आपको दिख रहा है कि बेटा E1 तो इस तरफ है और E2 बच्चे किस तरफ है, इस तरफ है। आप दोनों का नेट निकाल लीजिए फटाफट। आपको पता होना चाहिए कौन सा ज्यादा है। आप ये देखो जरा, E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है ना। देखो यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं डिनोमिनेटर में R-A का स्क्वायर है, यहाँ पे R-A है, यहाँ पे R+A है। देखो R-A कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ज्यादा है, R+A ज्यादा है, इसका मतलब E2 कम है। तो जो बेटा नेट फील्ड आया हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज, ये हमारा आ गया E1 - E2। क्योंकि E1 ज्यादा है भाई, E2 कम है आपका, तो E1 की वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे। तो बेटा E1 है हमारे पास KQ/R-A का स्क्वायर, माइनस के साथ KQ/R+A का स्क्वायर। जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट इसको। तो बेटा KQ कॉमन आ जाएगा, दिस विल बी R-A का स्क्वायर, माइनस के साथ R+A का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। देखो बेटा इनका एलसीएम क्या ले लेंगे, एलसीएम आ गया R-A का स्क्वायर इंटू R+A का स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे आ जाएगा R+A का स्क्वायर माइनस के साथ R-A का स्क्वायर। फटाफट से आप इसका स्क्वायर खोलो। तो बेटा यहाँ बचेगा हमारे पास R+A का स्क्वायर क्या बनेगा, R² + A² + 2AR। माइनस साइन के साथ इसका R² खुलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, A² भी बेटा माइनस का हो जाएगा और 2AR हो जाएगा बच्चे क्या, प्लस का। डिवाइड में क्या है, देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ R-A इंटू R+A का फुल होल स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर खुलेगा तो दोनों के ऊपर खुल जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। तो जो हमारा नेट फील्ड आ रहा है वो कितना है, देखो बेटा R² और A² तो कट जाएंगे आपके, ये तो आपके कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा यहाँ पे, KQ 2AR + 2AR, दैट विल बी 4AR।
नीचे आ गया आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा के क्यों, इसे मैं लिख लेता हूँ 2a इंटू 2r डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बस मैंने कुछ नहीं किया है, 4 को जो है दो पार्ट्स में कर दिया 2 इंटू 2 से, जिससे कि मेरे पास एक फॉर्मूला बनेगा। देखो 2qa एक क्वांटिटी होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये होता है 2qa, ठीक है। तो यहाँ पे 2q की जगह हम पुट अप कर देते हैं p, तो बेटा जो नेट फील्ड आया आपका वो बन गया k2pr डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे 3 मार्क्स में कि आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले डाइपोल की वजह से, कहां पर, इसकी एक्सिस पर, जो कि कितनी दूरी पर है, आर सेपरेशन पे है, ठीक है। इतना हो जाएगा। कई बार क्या होता है यहाँ से थोड़ा सा आगे भी पूछ लेता है कि भाई ये जो फील्ड है आप शॉर्ट डाइपोल के लिए निकालो। तो बेटा देखो शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है कि आपका डाइपोल बहुत छोटा है, मतलब जो ये आपकी ए सेपरेशन है ना वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू आर के। जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉइंट बहुत दूर है, मतलब कि आर इज मच मच ग्रेटर देन ए। सो यदि ऐसा होगा तो बेटा यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो ये तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो क्या करते हैं ए स्क्वायर को हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बन जाता है बेटा k2pr डिवाइड में यहाँ आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर का स्क्वायर हो गया आर पावर 4, एक आर से आर कट गया, तो बेटा जो नेट फील्ड बचा हमारा वो बन गया k2p डिवाइड बाई आर क्यूब। यहाँ तक आपके 3 नंबर पक्के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बेटा ये ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ द डाइपोल मोमेंट p एट ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ये क्वेश्चन 2019 में आया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन होती है। देखो 2017 में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन 2019 में थोड़ा नाम चेंज करके आया है बस। ये एक्चुअली क्या बोल रहा है, इक्वेटोरियल लाइन या फिर बाइसेक्टर क्या होता है समझो। देखो बेटा ये हमारे पास डाइपोल है, जो हमने पीछे पढ़ा था अभी कि डाइपोल क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन जिसमें दो चार्जेस होते हैं आपके, एक प्लस और एक माइनस। ये डाइपोल का सेंटर है बच्चे। तो इक्वेटोरियल या फिर बेटा बाइसेक्टर, बाइसेक्टर तो आपको पता होगा एक लाइन जो क्या करे उसको आधा कर देना। तो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास होती है। ये मान लेते हैं डाइपोल के सेंटर से लाइन पास हो रही है, इस लाइन पे एक पॉइंट P है जो कि मान लेते हैं R सेपरेशन पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये आपको पता ही है A है, ये भी बेटा क्या है हमारे पास A है। हम चाहते हैं इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पे फील्ड निकालते हैं। चलो क्या करेंगे, हम एक बार इसे मिला लेंगे, इसे भी मिला लेंगे, क्योंकि हमें सेपरेशन चाहिए होती है। तो ये सेपरेशन कितनी आ जाएगी, ये आ गई बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज आल्सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने निकाल लिया, ठीक है। अभी चलते हैं फटाफट इसके आंसर पे। देखो तो हम क्या करते हैं, सेम पीछे वाले की तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट P, ये मान लेते हैं E1 है हमारे पास। तो बेटा क्या होता है सिंगल चार्ज का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आप आर स्क्वायर देखिए, आर क्या है हमारे पास, आर है हमारे पास चार्ज से लेके P तक की सेपरेशन, वो कितनी है ये रही। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट था, इसका स्क्वायर करना है हमें, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। और इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि मैंने पीछे बताया था अभी आपको, ठीक है। तो अभी फिर सिमिलरली हम माइनस क्यू की वजह से निकालते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, तो ये क्या बन जाएगा E2। E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा के क्यू अपॉन में, ये सेम आ जाएगा, देखो सेपरेशन तो सेम ही है तो डायरेक्ट लिखते हैं, ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे दोनों की दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन का फर्क है बस, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से डायरेक्शन कहाँ बनती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, और माइनस क्यू की वजह से कहाँ बनते हैं, टुवर्ड्स द चार्ज। तो जो E2 की डायरेक्शन है वो बेटा कहाँ आ गई, नीचे की तरफ। ये हमारा E2 आ गया नीचे, E1 हमारा ऊपर आ गया। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो E1 और E2 है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है बोथ आर सेम, ठीक है, विच इज इक्वल टू किसके है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इतना फील्ड है हमारा दोनों के दोनों का। अब हम नेट फील्ड निकालते हैं। चलो बेटा नेट फील्ड निकालो फटाक से। देखो आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे P पे E1 है हमारा बच्चे इस तरफ, और E2 है हमारा इस तरफ।
अब देखो यदि मैं इसको थोड़ा सा इमेजिनरी पूरा ट्रायंगल ऊपर वाले का बना लेता हूँ, ये था पूरा हमारा, देखो ऐसे बन गया ना सेम। देखो आपको पता है दोनों साइड सेम है, तो इनके सामने के एंगल्स भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो ये एंगल मान लो थीटा है, दैट इज आल्सो थीटा। यदि मैं E1 के दो कंपोनेंट्स कर देता हूँ, एक बनेगा बेटा ये वाला, एक बनेगा ये वाला। देखो ये थीटा है तो ये वाला थीटा हो गया। ये थीटा होते ही जिधर थीटा होता है बेटा वो कंपोनेंट होता है E1 कोस थीटा, दूसरा वाला कंपोनेंट होता है साइन थीटा। दिस विल बी E1 साइन थीटा। सिमिलरली मैं यदि बेटा E2 के कंपोनेंट्स कर देता हूँ, देखो ये थीटा है तो दैट इज आल्सो थीटा। तो एक कंपोनेंट बेटा ये बन गया, एक बनेगा नीचे की तरफ, तो इधर वाला कंपोनेंट बन गया E2 कोस थीटा, ये वाला बन गया बच्चे E2 साइन थीटा। अब आप ऑब्जर्व करो कि देखो दो कंपोनेंट्स हमारे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा तो दोनों अपोजिट है, और क्योंकि E1 की और E2 की वैल्यू तो सेम है, देखो यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं इसे E2 लिख दूं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज E2 साइन थीटा लिख सकते हैं इसको। और देखो ऊपर भी E2 साइन थीटा, नीचे भी E2 साइन थीटा, तो दीज आर कैंसिल आउट। तो केवल क्या बचा आपका नेट फील्ड, इस तरफ आया E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट आपका क्या बन गया, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। यहाँ पे जो मैंने ये मैंने रेजोल्यूशन किया है वेक्टर का ना, तो आप इसे लिख सकते हैं इसको यहाँ पे ना, कि रिजोल्व E1 एंड E2 इन कंपोनेंट फॉर्म एंड साइन थीटा कंपोनेंट विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड कोस थीटा विल एडिंग अप। ठीक है, क्योंकि साइन वाला बेटा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो गया है, तो नेट फील्ड कितना बच रहा है, E1 E कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। चलो अगली बात पे आते हैं। अब आपको पता है E1 और E2 तो बराबर है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ बेटा यहाँ पे 2E1 कोस थीटा। 2 इंटू E1 की वैल्यू ये रही हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू कोस थीटा। देखो इस ट्रायंगल से यदि मैं कोस निकाल लेता हूँ इस वाले से, आपको पता है बेटा देखो बेस तो हमारा क्या है, ये ए है, और ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट है। तो ये क्या हो जाएगा, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया बेटा ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2, मतलब कि स्क्वायर रूट एक तरह से। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे के 2QA डिवाइड बाई, देखो यहाँ बेस सेम है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन पावर्स क्या है, यहाँ 1 है यहाँ हाफ है। तो यदि बेस सेम होता है तो क्या होता है बेटा, पावर ऐड हो जाती है, तो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस हाफ कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये बेटा नेट फील्ड आ गया। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। आप देखो यहाँ पे लिखा है 2QA, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट टर्म होता है, दैट इज इक्वल टू 2QA। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है। तो बेटा इसकी जगह मैंने लिख दिया KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2। ये आपका आंसर है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। यदि मैं इसमें यहाँ पे भी ये वो निकालूं कि भाई इसकी वैल्यू जो है आप शॉर्ट डायपोल के लिए निकाले, तो बेटा शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि वही डायपोल छोटा है आपका, कि जो आपका R है वो दैट इज ग्रेटर देन A है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को नेगलेक्ट मार देंगे, तो जो आपका E आ जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पे या बाइसेक्टर लाइन पे, दैट विल बी KP अपॉन में, ये बच गया बेटा आर स्क्वायर, यहाँ है बाहर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो बेटा E इक्वेटोरियल लाइन पे हमारा शॉर्ट डायपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दैट इज KP अपॉन R3। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन था। अब देखो इसके 34th वाले के सेकंड पार्ट में कुछ पूछा गया है। ये पूछा गया है डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसका आंसर मैं यही बता देता हूँ, या फिर पीछे अगला क्वेश्चन जो थर्ड वाला है इसमें यही पूछा गया है। ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे इसको। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बोल रहा है यदि हम किसी डाइपोल को एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें, यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है बेटा कि जिसे हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं और जिनके लाइंस के बीच की जो सेपरेशन है दैट इज सेम एट ईच पॉइंट ना, ये हमारा यूनिफॉर्म फील्ड बना दिया। अगली बात पे आओ, अब यहाँ पे एक डाइपोल रखा गया है, तो डाइपोल को मैंने यहाँ पे रख दिया, ये डाइपोल है बेटा मेरा, ये माइनस क्यों है, ये आपका प्लस क्यों है। आपको पता है डाइपोल की सेपरेशन होती है दोनों चार्ज के बीच की 2a, ये हमने 2a लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमने इसमें रखा हुआ है, तो आपको बताना है कि आप टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालिए यदि हम इसमें डाइपोल को डाल देते हैं तो।
अब देखो बेटा, आपको एक बात पता है कि जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों चार्ज पुट अप कर दिए थे, क्योंकि डाइपोल पे क्या है, दो चार्ज होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो हमने इस पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन प्लस क्यू मान लेते हैं F1 बना, दैट इज इक्वल टू F क्या होता है, Q इंटू ई होता है, आपने पढ़ा हो तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है फोर्स अपॉन में चार्ज, तो बेटा फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया F1 इक्वल टू Q इंटू ई, मतलब फील्ड, ये फोर्स कहाँ लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगा आपका, तो बेटा फोर्स की वैल्यू आ गई इस तरफ। सिमिलरली फोर्स ऑन माइनस क्यू, इसे मान लेते हैं बेटा F2 दैट इज इक्वल टू माइनस का Q इंटू ई, तो बेटा इस पे क्या लगा, फोर्स इस तरफ लगा, माइनस का Q इंटू ई, क्योंकि माइनस साइन क्या दिखाता है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या है इसकी, अपोजिट है फोर्स की, किस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, आप देख रहे होंगे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फोर्स कहाँ लग रहा है, दूसरी तरफ ना, तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल कितना आ गया बेटा, नेट फोर्स आ गया हमारा F1 प्लस F2, क्योंकि बोथ आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट आ गया बेटा कितना, जीरो। यदि नेट फोर्स जीरो आ गया, आपको पता है कि नेट फोर्स जीरो का मतलब होता है मास इंटू एक्सीलरेशन जीरो, लेकिन आप जानते हैं बेटा मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना हो गया, जीरो। इट मीन्स क्या है कि डाइपोल जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है टॉर्क से निकालने से पहले कि प्रूव दैट डाइपोल डज नॉट डू ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि भाई एक्सीलरेशन ही जीरो है उसका, तो इसलिए बेटा वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं घूमेगा। सो डाइपोल डज नॉट डू ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद हो सकता है अपनी जगह पे घूमना शुरू कर दे, तो घूमने के लिए क्या चाहिए बेटा, उसको कपल चाहिए ना, तो कपल क्या होता है, कपल ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है किसी एक ही पॉइंट पे एक ही बॉडी के ऊपर दो फोर्स काम करते हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होने चाहिए। अब देखो, आप देख रहे हैं इस डाइपोल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है बेटा इस तरफ, एक लग रहा है इस तरफ ना, तो ये फोर्स क्या काम करता है, इसको इधर लेके आता है, ये वाला इसको इधर लेके जाता है, तो यहाँ पे रोटेशन का चांस है। यदि यहाँ पे रोटेशन है तो फिर हम टॉर्क निकाल लेते हैं। तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है हमारा, इस तरफ है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है बेटा क्यू ई इस तरफ है, और यहाँ पे माइनस का क्यू ई है ना, दोनों फोर्स के बीच की, देखो ये तो हमें पता है 2a है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस ना, देखो बेटा एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, ये वाली, दैट इज इक्वल टू आर ना, क्योंकि देखो एक इस तरफ है एक इस तरफ है, ठीक है। अब मुझे ये आर निकालना है। सपोज दिस एंगल इज थीटा, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में डाइपोल रखा है वो थीटा डिग्री पे रखा गया है, ओके। तो यहाँ से हम आर निकाल लेते हैं। आर कैसे निकलेगा, यदि मैं यहाँ पे साइन थीटा लगा दूं, साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, तो बेटा ये आ गया मेरे पास 2a साइन थीटा, तो आर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ये आ गया बच्चे 2a साइन थीटा इंटू फोर्स, फोर्स मतलब कोई भी वन ऑफ द टू, दैट इज इक्वल टू 2qa साइन थीटा, और 2qa आपको पीछे बताया था मैंने क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो बेटा ये बन गया pe साइन थीटा। तो ये हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, कि जो किसी डाइपोल को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क काम करेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। यदि मैं इसे मैथमेटिकली जो है हम वेक्टर की फॉर्म में इसको लिखें हम, तो जो टॉर्क हमारा लग रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे लिखा है pe साइन थीटा, और साइन थीटा कैसा प्रोडक्ट होता है, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, सो वी कैन से दैट इज p क्रॉस e। तो ये हमारा यहाँ तक का आंसर आ गया, डन। आगे पढ़ते हैं, लिखा है आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन द फील्ड इन विच इट अटेन्स ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को यहीं से समझ लेते हैं। यदि मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुटअप करूँ, तो थीटा 0 का मतलब होता है कि टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाए इसके ऊपर, 0, कि 0 का मतलब है बेटा दोनों जो है डाइपोल और डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में रखे गए हैं, ठीक है, तो थीटा जो है 0 है, इसलिए टॉर्क क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0। यदि डाइपोल पैरेलल रखे गए हो, इसी को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि आपको ये डिटेल में पढ़ना है कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम ही क्यों बोलते हैं, तो आप एक काम करेंगे, मेरी जो क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस मैंने डाली हुई है अलग अलग से एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो वहां से आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा देखो, यदि मैं इस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुटअप कर देता हूँ, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, pe साइन थीटा।
ये होती है साइन थीटा क्या बेटा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए यहाँ पे भी टॉर्क क्या हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पर 180 डिग्री में क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार डायरेक्ट पूछता है कि भाई स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन लिखे, तो ये क्वेश्चन हमारा बेटा पूरा हो गया। ठीक है, देखो ये 2020 में आया था सवाल ना, 2017 में भी यही क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ा सा लिखा है डाइपोल ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, यहाँ पे भी टॉर्क निकालना था वही, जब आप उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है। आगे लिखा है व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड वर यू नॉन यूनिफॉर्म। देखो बेटा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है कि उसके ऊपर डाइपोल के ऊपर ना, यहाँ पे तो यूनिफॉर्म में केवल और केवल टॉर्क काम कर रहा है, उस पर नेट फोर्स 0 है, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो उसके ऊपर क्या होगा बेटा, फोर्स के साथ साथ एज वेल एज टॉर्क भी काम करेगा। तो उस पर दोनों काम करेंगे, फोर्स भी और टॉर्क भी। वो रोटेशनल मोशन भी करेगा और वो ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ए पॉइंट R ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विद पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 विद रेस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली क्या पता आ जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा आपके पास जो है एक मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ मैं, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। लिखा है कि आपको जो है deduce the expression for the electric field at a point R due to a system of charge Q1 and Q2। दो सिस्टम है आपके पास, दो चार्ज है आपके पास, एक Q1 है एक बेटा Q2 है। दोनों कहाँ रखे गए हैं, एक रखा गया R1 पे, एक रखा गया R2 पे ना, विद द कॉमन ओरिजिन। मान लो ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से एक रखा गया R1 पे, मान लेते हैं इसका पोजिशन वेक्टर ये है बेटा R1 है, दूसरा चार्ज का पोजिशन वेक्टर है मान लेते हैं R2। ठीक है, ये दो चार्जेस है आपके पास ना, यहाँ पे रखा है बेटा Q1, यहाँ रखा है आपका Q2। आपसे पूछा गया है कि आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एक पॉइंट R पे, R मान लेते हैं कहाँ पर है, यहाँ से सेंटर से ही एक R पॉइंट है, यहाँ पे ये जो P पॉइंट है वो R सेपरेशन पे है। तो हम चाहते हैं इन दोनों चार्ज की वजह से फील्ड निकालना, कहाँ पर, इस R सेपरेशन वाले पॉइंट P पर ना। तो चलो निकालेंगे, कैसे निकालते हैं। देखो आपको पता है हमारा रूल क्या बोलता है कि यार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक सिंगल चार्ज की वजह से बनता है बेटा, K Q बाई R स्क्वायर, पीछे हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ देखो Q1 की वजह से जो यहाँ फील्ड बनेगा वो किधर बनेगा, इस तरफ बनेगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 मान लेते हैं उसको, ये बन जाएगा बेटा KQ1 अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन हमें ये सेपरेशन नहीं पता अभी ना, हम एक काम करते हैं इस सेपरेशन को नाम दे देते हैं ऐसे ही, A मान लेते हैं इसको, ये हो गया बेटा AP। यदि मैं यहाँ पे AP लिखूंगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म क्या बनती है, यहाँ पे बन जाएगा बेटा AP लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, K की वैल्यू तो आपको पता ही है 1/4πε0 होता है। यदि मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की नोटेशन में लिखता हूँ, दिस विल बी AP का क्यूब, और यहाँ आ जाएगा बेटे AP वेक्टर ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ ना यदि आप मैथमेटिकली लिखेंगे नॉर्मली तो बेटा ये होता है KQ बाई R स्क्वायर, लेकिन यदि आप वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं तो दिस विल बी KQ अपॉन R वेक्टर का क्यूब इंटू R वेक्टर, ये होती है बेटा इसकी वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो हम इसे वेक्टर फॉर्म बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ मैंने डायरेक्शन के साथ में लिख दिया है, E1 इजकल टू हो गया बेटा KQ1 अपॉन AP का क्यूब इंटू AP। सिमिलरली इसकी वजह से निकाल लेते हैं, इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना बनेगा बेटा, उधर बनेगा, बोथ आर इक्वल, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव ना। तो यहाँ पे सिमिलरली E2 क्या बन जाएगा, E2 हो गया बेटा KQ बाई, इसे नाम देते हैं BP, तो ये हो गया BP वेक्टर का क्यूब इंटू BP वेक्टर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E2। अब नेट फील्ड पता आपको पता है नेट फील्ड के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों के बीच का एंगल नहीं पता, तो हम क्या करेंगे जो नेट फील्ड है वो वेक्टर की फॉर्म में ही निकाल लेते हैं। तो जो E नेट हमारे पास बनेगा वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट E1 प्लस E2, क्योंकि आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा हो, यदि R होता है बेटा A वेक्टर प्लस B वेक्टर ना, जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास आता था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। हम यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में ही लिख लेते हैं सीधा E1 प्लस E2, डायरेक्ट आप इनकी वैल्यू डालो, बस छोड़ दीजिए इतना ही ना, क्योंकि 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था, ज़्यादा आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत रेयर चांस है कि आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार कर जरूर लेना इसको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, यहीं तक करना था हमें नेट फील्ड ना। अब आया बेटा फिफ्थ डेरिवेशन है इसमें, स्टेट गोस लॉ ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो गोस लॉ आपको पता होगा क्या होगा, गोस लॉ क्या बोलता है, क्लोज सरफेस के अंदर ना
जितना भी चार्ज रखा गया है उससे कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी वो बताता है गॉस लॉ आपका। तो गॉस लॉ क्या होता है, स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times total charge enclosed in it। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट कर दीजिए आप, आपका टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ क्यू इनसाइड में क्यू चार्ज है, तो बेटा जो थ्योरम बोलती है वो क्या बोलती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा आपका वो क्या होता है, क्यू इनसाइड 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स इनटू क्यू इनसाइड, ये बोलता है आपका। मतलब आप यदि प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो तो होता है बेटा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि जो फ्लक्स है वो होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स जितना चार्ज अंदर रखा होगा। दैट इज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। आगे पढ़ते हैं, लिखा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट थिन। देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बात और कि भाई गॉस थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे हर साल एक क्वेश्चन बनता ही है 5 नंबर का, ठीक है। इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं फटाफट, ठीक है। चलो पहली एप्लीकेशन यही है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक लॉन्ग स्ट्रेट थिन यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, एट ए पॉइंट लाइंग एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। मतलब हमारे पास जो है एक 2020 में सवाल आया है, एक हमारे पास वायर है जिसमें मान लेते हैं कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है बेटा इसके ऊपर ना, सपोज करो इसमें मैंने क्या मान लिया, प्लस क्यू चार्ज है, क्योंकि भाई चार्ज वायर होगी तभी तो फील्ड बनाएगी। तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस थ्योरम के यूज से तो हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। चलिए बेटा यहाँ पे बना लेते हैं गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस बनता है वो मान लो हमने बोला गया कि हमें कि भाई पी पॉइंट है हमारे पास एक यहाँ से आर सेपरेशन पे, हम चाहते हैं इस पॉइंट पे फील्ड निकालना। तो हम यहाँ पे एक सिलेंडर बना लेते हैं, सेम आर रेडियस का इधर बनाएंगे, पी डैश पॉइंट मान के मैंने एक यहाँ सिलेंडर अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये सिलेंडर बन गया। दैट इज आर गॉसियन सरफेस, इसे बोलते हैं बेटा गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाते हैं। देखो आपको पता है प्लस क्यू चार्ज है तो बेटा लाइंस कहाँ बनेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगी। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बना लेते हैं, दीज आर द अवे फ्रॉम द चार्जेस, ये इधर जा रही है यहाँ पे बेटा कहाँ है, यहाँ पे ये इस तरफ जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब हम गॉस थ्योरम लगाते हैं। सपोज करो ये वायर है, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल है। तो अब देखो जरा, जब हम गॉस थ्योरम यूज करते हैं, यूजिंग गॉस थ्योरम, जैसे मैं लिख रहा हूँ टू द पॉइंट, आपको बोर्ड में ऐसे लिखना है, यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन फ्लक्स क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, जितना भी चार्ज अंदर रखा गया है। अब देखो जरा ये जो क्लोज इंटीग्रेशन है ई डॉट डी एस ना, ये किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन है। आप देखो जरा जो यहाँ पे गॉसियन सरफेस हमने बनाया है उसमें 3 फेस है, उसमें 3 सरफेस हैं आपके। एक सरफेस तो है बेटा हमारा कौन सा, ये टॉप वाला, एक हमारा बॉटम वाला, क्योंकि ये सिलेंडर बना रखा है, एक टॉप है एक बॉटम है, और एक होता है बेटा ये कर्व सरफेस ना, ठीक है। यदि मैं इस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट्स में कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये हो गया बेटा टॉप का, ये हमारा बॉटम के लिए, ये हो गया हमारा कर्व सरफेस के लिए, ठीक है। अब देखो जरा टॉप पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल है, क्योंकि ए डॉट डी एस का मतलब होता है ई डी एस कोस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या बनेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है और बेटा एरिया वेक्टर होता है सरफेस की परपेंडिकुलर आउटसाइड, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ पे एंगल बन गया 90 डिग्री। यहाँ पे एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आएगा, यहाँ बेटा एंगल बन गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल क्या है, कोस 90। बॉटम के लिए भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन गया बच्चा, 90। लेकिन कर्व के लिए देखा जाए तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा, क्योंकि अवे फ्रॉम द चार्ज है। इधर देखा जाए तो यहाँ पे भी बेटा क्या होगा, 0 आएगा एंगल आपका, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं, दिस विल बी ई डी एस कोस 0 डिग्री। यहाँ आगे बेटा ये क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोस 90 0, कोस 90 0, तो पूरा टर्म आपका 0 बन गया। 0 बनते ही हमारे पास क्या बचेगा, अब
केवल हमारे पास ये बचा बस टर्म ना। कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो कोस जीरो 1 डाल देंगे तो हमारे पास क्या बच गया, केवल और केवल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इजकल टू बन गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अंदर रहेगा हमारे पास डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास ई इंटू डी एस क्या है, सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ये वाला, आपको पता होगा सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है बेटा 2 पाई आर एच। तो आर एच, एच क्या है हमारी लेंथ यहाँ पे एल, ये हो गया हमारे पास 2 पाई आर एल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारे पास दैट इज क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया हमारे पास फील्ड ना। लेकिन इसने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लैम्डा की फॉर्म में बताएंगे। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये होता है बेटा लैम्डा, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि आपका एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज छोड़ा गया है। तो यदि मैं यहाँ से क्यू निकाल लूँ दैट विल बी लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, यहाँ से पुटअप कर दीजिए। तो बेटा ये आ गया आपका लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एल से एल काट देते हैं। तो बेटा जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई एक वायर की वजह से जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी हो, लैम्डा हो। तो दिस विल बी लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया नेट ना, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब अगली बात पे आते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इसी में सेकंड पार्ट देखो, ड्रॉ द ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द लाइन ऑफ द चार्ज, मतलब आर के साथ में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। तो बनाओ फटाफट से। देखो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, आपको साफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली टू 1 अपॉन आर है, जितना आर बढ़ेगा उतना फील्ड क्या होगा, घटेगा। तो ग्राफ बना देते हैं, यहाँ आ जाता है बेटा ग्राफ, ये आर वर्सेस ई का ग्राफ, ठीक है। जितना ये इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा बेटा, ये वाला, इसे बोलते हैं आप इनवर्स ग्राफ ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो थर्ड पार्ट भी है इसमें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 टू द r2। इस क्वेश्चन का जवाब देखो क्या होगा। चलो आपसे पूछा है कि आपका जो ये लाइन है ना, जिसकी हमने लेंथ l ली थी, इस पे हमने चार्ज क्यों ड्रॉप कर रखा है, तो आपको एक सेपरेशन है r1, ये मान लेते हैं एक r1 सेपरेशन है आपकी, यहाँ से लेके r2 सेपरेशन तक जाना है हमें ना, और r2 क्या है, ज्यादा है, ये मान लेते हैं r2 बेटा ये है और r1 हमारे पास ये है। आप चाहते हैं r1 से r2 पे शिफ्ट होना, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो बताओ जरा कैसे करेंगे। देखो ये थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन का यूज है इस क्वेश्चन में, एक्चुअली इसमें पूछा है कि आपको यहाँ से r1 से r2 तक जाने में कितना वर्क निकालना है, वो वैल्यू चाहिए हमें ना। तो वो कैसे करेंगे, आप देखो आपको पता होगा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई। यदि आपने पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखा हो, तो बेटा मेरे पास एक रिलेशन आता है सेकंड चैप्टर में, E इजकल टू माइनस डी बाई डी आर, यदि आपने पढ़ा हो तो। इसका अभी आगे प्रूफ आएगा, मैं करा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं dv निकालूंगा तो देख बेटा ये बन जाएगा E इंटू डी आर। यदि मैं दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दूं तो यहाँ dv का इंटीग्रेशन, यहाँ हो गया E इंटू डी आर का इंटीग्रेशन, dv का इंटीग्रेशन v बन जाएगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आता है v इजकल टू E इंटू डी आर। एक्चुअली ये इससे रिलेटेड है, क्योंकि हमें यदि पोटेंशियल निकल जाएगा तो बेसिकली हम वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चे Q इंटू वी, जो भी आप चार्ज को लेके आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था Q चार्ज को आप लेके आ रहे हैं R1 से R2। अब जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है भाई, ये निकाल रखा हमने लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R डी आर। अब इसे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है आपको, R आप ले जा रहे हैं इसे R1 से R2, तो यहाँ पे रख लेते हैं हम, लोअर लिमिट बेटा R1 है, अपर लिमिट आपके R2 है। सिंप्लीफाई कर लो इसको, जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल लो, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर बच गया बेटा R1 से R2 1 अपॉन R डी आर। अब देखो 1 अपॉन R का जो इंटीग्रेशन होता है, जैसे आपको पता होगा log R का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन R, तो बेटा 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log R। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस विल बी log ऑफ R। यहाँ आ गया बेटा लिमिट्स हमारी R1 से लेके R2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, सीधा यहाँ पे लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बार हम अपर लिमिट डालते हैं, लिमिट लगाने का तरीका R की जगह R2 डाल दिया, माइनस के साथ एक बार R की जगह बेटा डालेंगे R1। तो हमारा इतना पोटेंशियल बन गया हमारा ना, इसको वर्क से
चार्ज से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा ये वर्क बन जाएगा, तो यहाँ पे क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो इतना वर्क आ गया हमारे पास, ठीक है, जो मेरे को करना पड़ेगा। ये 5 मार्क्स में सवाल आया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। ये पहली एप्लीकेशन है गोस की। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, देखो ये भी 2012 में क्वेश्चन आया है। लिखा है स्टेट गोस लॉ, ये हम पहले कर चुके हैं। यूजिंग गोस लॉ प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट। मतलब इस बार क्या है, आपको आपके पास एक शीट गिवन है, मान लेते हैं आपके पास एक प्लेन शीट गिवन है, मान लेते हैं इसके ऊपर क्या है बच्चे, प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है। आपको इस चार्ज की वजह से, मान लेते हैं इस शीट की वजह से एक पॉइंट पी है जो कि आर सेपरेशन पे यहाँ से यहाँ हमें फील्ड निकालना है, और आपको प्रूफ करना है कि वो जो पॉइंट है पी, जो यहाँ फील्ड बनेगा हमारा ई पी, वो जो है इंडिपेंडेंट होता है आर पे, मतलब उसके एक्सप्रेशन या उसके डेरिवेशन में आर नहीं आता। ये आपको प्रूफ करना है। चलो फटाफट करते हैं। देखो हमें गॉस थ्योरम से करना है, तो बेसिक सी बात है, हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसमें छोटा सा एक एरिया काट लेते हैं। ये हमने एरिया कट किया इधर, तो मैंने बना दिया गॉसियन सरफेस सिलेंडर। यहाँ पे ये अंदर से निकला थोड़ा सा एरिया, उतनी ही सेपरेशन जितनी मैंने यहाँ से एंटर से इधर मानी थी आर, सेम हमने आर इधर मान लिया, तो ये हमारे पास बन गया गॉसियन सरफेस। पहले वाले एप्लीकेशन में क्या था, जो आपका सिलेंडर था वो बेटा सीधा स्ट्रेट था, इस बार यहाँ पे गिरा दिया गया सिलेंडर को बस, ठीक है। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बना लो। देखो आपको पता है लाइंस की प्लस से कहाँ जाएगी, अवे, तो ये बेटा शीट से निकल गई लाइंस अवे, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ है। अब हम गॉस थ्योरम लगाते हैं डायरेक्ट। मान लेते हैं कि लेट जो है इस पूरी शीट का जो एरिया है ना, वो मान लेते हैं ए है, ए बी द एरिया ऑफ बी एरिया ऑफ शीट, क्योंकि बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है इनफाइनाइटली प्लेन शीट ना, तो बेटा इनफाइनाइट का मतलब है कि हमें पता नहीं इसकी मेजरमेंट क्या है, तो हम क्या ले लेंगे, उसको हमने मान लिया कि उसका एरिया कितना है, ए है। चलिए तो अब गॉस थ्योरम लगाते हैं डायरेक्ट। आपको पता है कि यूजिंग गॉस थ्योरम क्या होती है कि जो आपका क्लोज इंटीग्रेशन होता है ई डॉट डी एस, मतलब विच इज कॉल्ड फ्लक्स ना, ये होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब ई डॉट डी एस हमारा, फिर यहाँ पे 3 पार्ट्स लेंगे हम, क्योंकि आपको पता है कि भाई हमारा जो सिलेंडर है वो यहाँ पे, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा बेटा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी इस तरफ है, तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया 0। इसका एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, यहाँ पे भी एंगल कितना आ गया 0 डिग्री। लेकिन जो कर्व सरफेस है हमारा ये वाला, उसका एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, तो यहाँ बच्चे कितना आएगा 90 डिग्री ना। तो इसे फिर हम 3 पार्ट्स में काट देते हैं, 1 2 और 3। देखो एक आ गया इस बार लेफ्ट वाला, क्योंकि इस बार आपका टॉप और बॉटम नहीं है। एक आ गया बच्चे राइट वाला, एक आ गया बेटा हमारा कर्व सरफेस वाला, ठीक है। लेफ्ट वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई डी एस कोस थीटा, क्योंकि ई डॉट डी एस है ना वेक्टर प्रोडक्ट है, तो कोस थीटा कितना बेटा कोस 0 डिग्री, प्लस राइट वाले के लिए भी डी एस कोस 0 डिग्री, लेकिन कर्व के लिए इस बार कितना है ई डी एस कोस ऑफ 90 डिग्री। ये आ गया बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोस 90 0 हो गया, ये आपका हटा देते हैं यहाँ से टर्म, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये भी कोस 0 1 होता है, तो ये डबल हो गया। ये आ गया बेटा 2e बाहर आ गया हमारा डी एस इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ds क्या है पूरे का सरफेस एरिया, और बेटा पूरे का सरफेस एरिया हमने क्या मान रखा है, a मान रखा है पूरे का एरिया, तो ये आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया दैट इज q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, इतना आया हमारे पास, ठीक है। अब यदि मैं इसे चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में निकालूं, क्योंकि देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे वो था ना लेमडा दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिमिलरली बेटा सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से चार्ज हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा इनटू एरिया। यदि मैं इसे यहाँ ऊपर पुटअप कर दूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना मेरे पास ये बन गया बेटा सिग्मा इनटू एरिया डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ए से ए काट देते हैं, तो जो नेट फील्ड हमारा आया वो बन गया बच्चे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है पेपर में। ये देखो आप देख रहे होंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो देखो इसमें आर ही नहीं है, सो वी कैन से दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन आर। इतना प्रूफ करना था हमें ना। आगे लिखा है हाउ इज द फील्ड डायरेक्टेड इफ द शीट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज ना। देखो बेटा यदि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड अवे जाएगा, यदि यही शीट नेगेटिवली चार्ज हो जाती तो फील्ड की लाइन जो है इस तरफ आ जाती है, ऐसे टुवर्ड्स आ जाती है बस केवल, और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम आएगा। डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे।
ये है इसकी थर्ड एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का। ठीक है, इसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर के डेरिवेशन सब कंप्लीट हो जाएंगे। लिखा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल। इसने केवल आउटसाइड द सेल पूछा है। वी ड्रॉ द ग्राफ और वेरिएशन बताना है हमें आर पे भी, आर ग्रेटर देन पे भी और लेस देन पे भी। चलो देखो, हमारे पास एक सेल है, ये मान लो बेटा एक हमारे पास सेल है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। इस पे हमने चार्ज ड्रॉ कर रखा है। मान लो इस पे पूरी पे जो है प्लस का क्यू चार्ज हमने ड्रॉ कर दिया है। आपके पास एक पॉइंट है पी, जो कि मान लो फ्रॉम द सेंटर कितनी आर सेपरेशन पे है। तो आपको बताना है कि भाई इस पॉइंट पी पे इस पूरी शेल की वजह से कितना फील्ड बनेगा, ये निकालना है। मतलब पहला पॉइंट है, इसमें निकाल लेते हैं हम आउटसाइड द सेल। यदि आपका पॉइंट कहाँ है बेटा, आउटसाइड है। इसमें तो एक ही पॉइंट पे पूछा है, लेकिन हम तीनों पॉइंट्स पे निकालेंगे क्योंकि कई बार डेरिवेशन पूरा आ जाता है ये। तो आउटसाइड सेल का मतलब होता है बेटा आर इज ग्रेटर देन आर, कि जो आपका ये आर है सेपरेशन वो रेडियस से ज्यादा है, मतलब पॉइंट आपका सेल से बाहर है। चलो गॉस थ्योरम लगाते हैं। हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। इसके लिए यहाँ बनाएंगे नहीं, ऐसे मैं केवल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये बनेगा गॉसियन सरफेस पूरा का पूरा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, आर रेडियस का। तो आपने गॉस थ्योरम लगा दी। गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा यहाँ तो एक ही सरफेस बन रहा है आपका, ये स्फीयर बनेगा। तो स्फीयर के तो हर पॉइंट पे जो एंगल है और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है बोथ आर सेम ना। तो दोनों के एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो ई डी एस है, यहाँ पे एंगल ऑलवेज 0 डिग्री रहेगा, जिसकी वजह से cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 1 हो जाएगी। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो बाहर ds इक्वल टू आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ds क्या है, सरफेस एरिया। और आपको पता है स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाली, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास निकल गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पहले ही है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इधर से आ गया। तो आप देख रहे हैं ये जो फील्ड आया वो एक सिंगल चार्ज की वजह से आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इस तरह से आ रहा है जैसे कि आपका सिंगल चार्ज का फील्ड हो। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। दूसरी बात जो इसमें नहीं पूछा गया है, लेकिन मान लो मैंने बोला इफ आर इज इक्वल टू आर, यदि आपका जो पॉइंट है वो ऑन द सरफेस ऑफ द सेल आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, केवल बेटा यहाँ जो स्मॉल आर है उसको रिप्लेस कर दीजिए कैपिटल आर से। तो ऑन द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो बन गया बेटा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज कॉन्स्टेंट। देखो ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहे क्योंकि भाई कैपिटल आर तो आपका फिक्स है ना, रेडियस है। तीसरी बात देखिए, थर्ड पॉइंट है, यदि आपसे बोला गया कि इफ आर पॉइंट इज लेस देन आर, इसका मतलब आपका जो सरफेस था ये आपका सेल थी आर रेडियस की, इस बार आपका पॉइंट इनसाइड द सेल है, मतलब ये स्मॉल आर है और ये आपकी कैपिटल आर है। जो जो आपके रेडियस है दैट इज कैपिटल आर ना, मतलब पॉइंट आपका अंदर है। यदि अंदर होगा तो फिर आपने गॉस थ्योरम लगा दी। क्या बोलती है बेटा, ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। थीटा तो ऑलवेज 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर बाहर ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अवे जा रही है। तो ये तो बेटा हमारा ई डी एस इजकल टू आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये तुरंत आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई इजकल टू 0। क्यों, क्योंकि बेटा देखो क्या होता है कि जो सेल है उसके अंदर चार्ज होता ही नहीं है, चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द सेल होता है। सो इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल चार्ज कितना है, 0 है। तो यदि चार्ज ही इनसाइड में 0 है तो बेटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ये तीन चीजें हो गई। आपसे पूछा गया था ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज विद आर, आर ग्रेटर देन आर और आर लेस देन आर। तीनों का आपको एक डायग्राम बनाना है, मतलब कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का और आर का वेरिएशन दिखाना है। चलो बनाते हैं फटाफट। देखो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये हमारा आर है पोजीशन, ये हमारा बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप देख रहे हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है जो हमारा आर इजकल टू आर वाला है, मतलब ये वो पॉइंट है ऑन द सरफेस वाला ना। सरफेस पे आपको पता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है इसमें फील्ड, और कितनी वैल्यू होती है इसकी, के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतना हमारा फील्ड है। इनसाइड द सेल में ये वाला हिस्सा है, ये आर इजकल टू 0 है, मतलब सेंटर ऑफ द सेल है। ये आर इज लेस देन आर वाला, मतलब इनसाइड द सेल में कोई फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा आपका। लेकिन जैसे ही आप आउटसाइड द सेल जाते हैं तो आपका फील्ड घटना शुरू हो जाता है, किस हिसाब से, 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर से ना। तो यहाँ से ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे डिक्रीमेंट में ना, दैट इज द ग्राफ ना, जो वेरिएशन पूछा गया था आपसे। तो बेटा ये थे फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ना। चलो
फर्स्ट चैप्टर के डेरिवेशंस। अगले उस पे आते हैं सेकंड चैप्टर में। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका 8th डेरिवेशन है टोटल, ठीक है। पढ़ते हैं फटाफट। लिखा है यहाँ पे, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये 2019 में आया क्वेश्चन ना। मतलब आपका जो डाइपोल है, जो हमने पीछे एक्सिस पे हमने फील्ड निकाला था ना, अभी हम निकाल रहे हैं इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपका O है, ये आपको पता है A होता है। इस बार हमने एक्सियल लाइन पे फिर वही सेम पॉइंट लिया P, जो कि आपका सेंटर से क्या है बेटा R सेपरेशन पे है। लेकिन हमें क्या चाहिए इस बार, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पोटेंशियल चाहिए ना। आप ध्यान रखना, एक सिंगल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनता है बेटा, वो बनता है KQ/R। जैसे सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता था, KQ/R²। ओके, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करना है। सो हमने निकाला एक बार प्लस क्यू की वजह से लिया हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, दैट इज V1। V1 हो गया बेटा हमारे पास KQ/R। R कितना हमारा यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन, दैट इज इक्वल टू R-A। और देखो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसलिए इसमें हमने डायरेक्शन ली थी, नेट निकाला था, लेकिन स्केलर में डायरेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस का क्यू चार्ज, दैट इज इक्वल टू V2 मान लेते हैं। ये आ गया बेटा माइनस का KQ/R-A। यहाँ पे हम इस माइनस को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो बेटा एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल आ गए, एक आ गया KQ/R माइनस A, एक आया बेटा माइनस का KQ/R। तो V नेट हमारा पोटेंशियल कितना आ जाएगा, KQ/R माइनस A माइनस के साथ KQ/R+A। V क्या है, पोटेंशियल का सिंबल है, ध्यान रखना। तो KQ यहाँ से बच्चे आ गया R-A माइनस के साथ R+A। तो KQ यहाँ आ गया R-A इंटू R+A, ये आ गया R² - A²। इनका एलसीएम ले लो, R+A माइनस के साथ R+A, ये कट गया बेटा, दैट इज इक्वल टू KQ, ये आ गया 2A डिवाइड बाई R² - A²। अब आपको मैंने बता रखा है पहले ही कि बेटा जो 2Q होती है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो जो नेट पोटेंशियल आया बेटा वो आ गया KP/R² - A²। इतना फील्ड बनेगा आपका। यदि मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो बेटा शॉर्ट के लिए क्या हो जाएगा, R इज ग्रेटर देन A, तो हम क्या करेंगे, A² को हटा देंगे, तो V शॉर्ट। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए जो पोटेंशियल आएगा वो हो जाएगा बेटा KP/R²। डन। ये हमारा डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। 9th डेरिवेशन है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट द इक्वेटोरियल लाइन। देखो यहाँ पे आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है। आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन बेटा ये होती है हमारी, यहाँ पे पॉइंट है P जो कि R सेपरेशन पे, और ये आपके पास A है। हम चाहते हैं इस पॉइंट पे इस पूरे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना। तो एक बार हम इसकी वजह से निकालेंगे, एक बार हम बेटा इसकी वजह से निकालेंगे। चलो निकालते हैं फटाफट से। प्लस क्यू की वजह से आपको पता है पोटेंशियल क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ V1, दैट इज KQ/R। R क्या है बेटा, ये वाला R बन जाएगा R² + A² का स्क्वायर रूट, दैट इज R² + A² का रूट। सिमिलरली V2 क्या बनेगा, इसकी वजह से सेपरेशन तो सेम ही रहेगी, ये भी हमारा A है, दैट इज माइनस का KQ/R² + A² का रूट। तो बेटा नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V1 + V2 आपका, तो KQ/R² + A² का रूट माइनस के साथ KQ/R² + A² का रूट। देखो ये कट गया पूरा, तो V नेट कितना आ गया बेटा हमारे पास, 0। तो ध्यान रखना, एक बार ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच क्वांटिटी बिकम्स 0 ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा क्या होता है, 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है जो हमने पहले निकाल रखी है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, 10th क्वेश्चन है, 10th डेरिवेशन है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट P/R∠θ। मतलब ये कि जनरल पॉइंट पे निकालना है हमें ना, जरूरी नहीं है हमारा एक्सियल पे पॉइंट हो या हमारा इक्वेटोरियल पे, ये हमारा जनरल पॉइंट का है। देखो जनरल पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जो कहीं पर भी थीटा हो सकता है। जैसे ये मैंने माइनस क्यू यहाँ लिया, ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका सेंटर है बेटा O। मान लेते हैं एक पॉइंट P यहाँ पर है जो कि सेंटर से R सेपरेशन पे है और थीटा डिग्री पर है ना। मैं चाहता हूँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है मेरे को डाइपोल की वजह से ना। तो हम क्या करेंगे, हमें एक तो ये सेपरेशन चाहिए, क्योंकि भाई माइनस क्यू की वजह से हम ये सेपरेशन देखेंगे,
और प्लस क्यू वाली सेपरेशन भी चाहिए। इसे मैंने नाम दे दिया R1, इसको मैंने नाम दे दिया बेटा R2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार हम प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं, V1 मान लेते हैं, ये आ गया KQ बाई R1। सिमिलरली V2 हमारा माइनस की वजह से, ये आ गया बेटा माइनस का KQ बाई R2। तो जो नेट पोटेंशियल आया हमारे पास वो क्या हो जाएगा भाई, V1 प्लस V2। ये आ गया हमारे पास KQ बाई R1 माइनस के साथ बेटा KQ बाई R2। तो यहाँ से हमने KQ कॉमन ले लिया, 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा नेट पोटेंशियल आ गया। लेकिन जो हमारे पास गिवन कोऑर्डिनेट है वो तो हमारे पास केवल क्या है, R है, थीटा है और A है बस केवल, क्योंकि डायपोल गिवन था हमें, या हमें चार्ज पता है, R1 R2 तो थे ही नहीं, तो R1 R2 तो हमने लिए हैं अपनी तरफ से। तो हम क्या करते हैं बेटा, अब R1 R2 को रिप्लेस करते हैं फटाफट से ना, कि भाई R1 R2 के एक्सप्रेशन क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ R A एंड थीटा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो आपको साफ दिख रहा है R1 छोटा है एज कम्पेयर टू R के ना, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये ड्रॉ इस पे ना, ये 90 डिग्री ड्रॉ किया। ये आपको पता है ये क्या होता है, ये A है, मैंने इसको नाम दे दिया M। ये O है हमारे पास ना। आप देख रहे होंगे कि जो ये MP है, जो लिख रहा हूँ वो ढंग से देखते रहना बेटा। अब MP क्या है, वो नियर अबाउट है R1 के, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सेपरेशन है ये वाली, वो R1 के नियर अबाउट आ गई। ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट निकल गया इसका OM ना, और जो R1 इक्वल टू क्या आ गया, MP। अब मुझे R1 ही चाहिए बस, तो MP को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, MP का मतलब होगा बेटा OP माइनस OM, क्योंकि यदि मेरे को इतना हिस्सा चाहिए बस MP, तो इस पूरे वाले में से, इस पूरे में से यदि मैं इतना हिस्सा माइनस कर दूं तो मेरे को MP मिल जाएगा। और OP क्या है हमारे पास, R है माइनस का OM। अब हमारा OM निकालना है। अब देखो जरा इसी ट्रायंगल के अंदर देखा जाए तो ये बेटा हमारे पास A था, ये हमारा ऐसे है यहाँ पे, और ये हमने डाला परपेंडिकुलर, ये M है हमारे पास, ये O है, और यहाँ पे जो नाम है कोई भी A ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको पता है A है, ये आपका थीटा बन रहा है। देखो बेस कौन सा हुआ इसमें, अब ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो। तो बेटा देखो हमें तो बेस चाहिए और हाइपो हमें पता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोस थीटा यूज कर लेते हैं। कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपो। तो बेटा OM की वैल्यू निकल गई मेरे पास, क्या आ गया, A कोस थीटा। तो बच्चे R1 आ गया हमारे पास R माइनस A कोस थीटा। इसे आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं डायरेक्ट ना, ये जरूरी नहीं जैसे मैंने दिखाया कंस्ट्रक्शन करके ऐसे आप लिखे ना। सिमिलरली R2, R2 क्या हो जाएगा, देखो R2 को अब आपको दिख रहा है ये जो R है वो R2 बड़ी है भाई, हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये डाला परपेंडिकुलर यहाँ से। अब आप देखो NP जो है हमारा वो R2 के बराबर है, थीटा ये वाला भी थीटा आ जाएगा हमारे पास। यदि मैं इसको भी सिंपलीफाई करूं तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा सीधा R प्लस A कोस थीटा। ठीक है, R1 की वैल्यू आ गई R माइनस A कोस थीटा, और R2 की वैल्यू आ गई बेटा R प्लस A कोस थीटा। दोनों वैल्यू को उठा यहाँ पुट अप कर दो, तो ये K क्यों आ गया, ये आ गया बेटा R माइनस A कोस थीटा माइनस के साथ R प्लस A कोस थीटा। दोनों को सिंपलीफाई करो फटाफट से ना, तो बेटा जो V आया हमारे पास वो आ गया KQ, इनका एलसीएम लेंगे तो ये बन गया R प्लस A कोस थीटा माइनस के साथ R फिर प्लस का A कोस थीटा, डिवाइड में आ गया R माइनस A और R प्लस A, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसका मतलब R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। R से R काट देते हैं, तो बेटा जो नेट पोटेंशियल आया मेरे पास वो बन गया KQ 2A कोस थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और आपने पढ़ा है पीछे, मैं कितने बार बोल चुका हूँ कि बेटा 2QA होता है P। तो जो हमारा जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया वो आ गया बेटा KP कोस थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है बेटा ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया A एंड प्लेट सेपरेशन D। मतलब आपको उस कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिनके बीच की सेपरेशन क्या है, D है, इनका प्लेट का एरिया A है। ठीक है, हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो बेटा देखो आपको पता है कि यार जो कैपेसिटेंस होता है C वो होता है Q इक्वल टू होता है बेटा C इंटू V। यदि मैं C निकालूंगा तो C बन जाएगा बेटा Q अपॉन V। और Q क्या है, हमारे पास प्लेट है, यहाँ पे प्लेट का मतलब है कि हमें सिग्मा लेना है चार्ज डेंसिटी ना, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे आएगा। सिग्मा होता है बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया।
तो क्यू की जगह आ गया बच्चे सिग्मा इनटू एरिया डिवाइड बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल का एक रिलेशन है आपका, यहाँ पे जो मैंने पीछे लिखा है ना उसे आपको लिखना है जरूर यहाँ पे ना, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए, जिससे कि टीचर को पता रहे कि आपको आता है, ठीक है, कि कहाँ से आप क्या यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, हमें v आपको बताया कि e का एक एक्सप्रेशन होता है dv अपॉन में dr विद माइनस साइन। माइनस केवल डायरेक्शन दिखाता है कि जिधर पोटेंशियल बढ़ेगा उधर फील्ड घटेगा आपका, ठीक है, अपोजिट है मतलब ना। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं E इज इक्वल टू डी वी, क्या है, यहाँ मैंने बैटरी लगा दी, दोनों प्लेट के बीच का जो वोल्टेज है वो V है और दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है, D है। तो बेटा V हमारे पास क्या बन गया, E इंटू डी। अब V की जगह हम डाल देते हैं E इंटू डी और Q की जगह हमने डाल दिया सिग्मा इंटू ए। अगली बात पे आते हैं, सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई E। ये 2 मार्क्स में सवाल आया था। E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके बीच में बन रहा है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर होता है बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डी ये कट गया तो हमारे पास सी का फॉर्मूला आया, एप्सिलॉन नॉट घूम के ऊपर जाएगा तो बेटा ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बस केवल इसमें इतना करना था, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस का डेरिवेशन हो गया आपका छोटा सा, कि भाई किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कितना कैपेसिटेंस होता है। आगे पूछा गया, शो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। मतलब आपका जो स्फीयर है, मान लो स्फीयर, ये भी 2 मार्क्स में आया था बेटा क्वेश्चन, ठीक है। स्फीयर की रेडियस है r, इस पे आपने क्यू चार्ज छोड़ रखा है। अब देखो हमें फिर से कैपेसिटेंस निकालना है, तो बेटा कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू अपॉन में v। अब आपको पता है कि यार एक सिंगल चार्ज की वजह से जो पूरा पोटेंशियल बनता है वो बनता है बेटा के क्यू बाई आर। यदि मैं यहाँ पे इसे पुट अप कर दूं तो क्यू अपॉन ये आ गया बेटा के क्यू अपॉन आर, क्यू से क्यू कटा तो C इज इक्वल टू आ गया बेटा R अपॉन में K, ठीक है। R अपॉन में K की वैल्यू पुट अप कर दो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये घूम के ऊपर जाएगा तो बेटा जो कैपेसिटेंस आया स्फेरिकल बॉडी का वो हमारे पास क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बस ये पूछा गया था। देखो इस पे बेस ना न्यूमेरिकल अक्सर आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन डेरिवेशन में बहुत कम आता है। चलो आगे देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है बेटा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना। ये बोल रहा है कि आपके पास जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये आपका कैपेसिटर है, आपने यहाँ बैटरी लगा रखी है, एक V वोल्ट की बैटरी है ये। मान लो इनका प्लेट का एरिया A है, सेपरेशन इनकी D है, और आपको पता है इसके बीच में फील्ड कितना बनता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है बिटवीन द कैपेसिटर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर ना। देखो आपको बताया बेटा एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, जो यहाँ एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। देखो ये कैसे करेंगे, यहाँ से मैंने हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल देना शुरू किया, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है आपका वो होता है वर्क होता है चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज होता है बेटा पोटेंशियल, ठीक है। तो आपका वर्क क्या बन जाएगा, Q इंटू वी हो जाएगा, और Q इज इक्वल टू होता है CV, ठीक है। देखो जरा, तो स्मॉल वर्क डन, मैंने यहाँ से हल्का हल्का पोटेंशियल सप्लाई किया, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल पोटेंशियल। तो बेटा स्मॉल वर्क क्या हो जाएगा, वर्क होता है हमारा Q इंटू वी, ये हमारा dV आ गया, और Q क्या होता है बच्चे, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो बेटा मैं लिख देता हूँ CV इंटू dV, तो ये हमारा छोटा सा वर्क आया। यदि मैंने यहाँ पे हल्का सा पोटेंशियल सप्लाई किया तो अब C तो कांस्टेंट है, ये V हमारा V आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, यदि मैं यहाँ से टोटल वर्क निकालना है मेरे को, तो वी कैन इंटीग्रेट। तो बेटा टोटल वर्क क्या आ जाएगा, फ्रॉम कहाँ से कहाँ 0 टू V, जैसे आपका नेट टोटल मैक्सिमम वोल्टेज V जाएगा, तो आपने इसको इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेके V तक का, किसका, dW का। तो बेटा ये आ गया हमारे पास 0 टू V CV dV, C तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये आ गया बेटा V dV। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन क्या करेगा, V स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा 0 टू V, क्योंकि यहाँ पे क्या है पावर 1 है, इंटीग्रेशन का रूल होता है कि एक पावर बढ़ जाती है नीचे डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो बेटा जो वर्क आया मेरे पास वो आ गया 1/2 CV स्क्वायर, और दिस वर्क डन स्टोर्ड एज एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। सो वी कैन से एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, सो आप यहाँ लिख देंगे इसे
stored as energy of capacitor, so that is U equal to half CV square। यहाँ ये क्वेश्चन में ये पूछा गया था। कई बार यहाँ से एक चीज और पूछ लेता है कि आप जो है एनर्जी डेंसिटी निकालिए कैपेसिटर की ना। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी जिसे स्मॉल यू से लिखते हैं बेटा, ये होता है एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। एनर्जी आपके पास आई गई पहले हाफ CV स्क्वायर, वॉल्यूम होता है बेटा एरिया इनटू सेपरेशन, मान लेते हैं डी है प्लेट के बीच की ना, 1/2। सी आप निकाला है पहले कैपेसिटर के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, अभी पीछे किया था हमने। पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, ये भी हमने पीछे लगाया था। यहाँ है क्या बेटा A इंटू डी ना, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में डी, ये आ गया बेटा E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई A इंटू डी। देखो D इंटू डी स्क्वायर कट गया, A से A कट गया, तो हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी आई इन कैपेसिटर दैट इज एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक 3 मार्क्स में पूछता है। यदि आपसे केवल एनर्जी पूछी गई है इसका मतलब 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है कैपेसिटर ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर पुटिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ये बोल रहे हैं आपके पास एक कैपेसिटर है, ये मान लो प्लस प्लेट है आपकी और ये बेटा माइनस प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है ओरिजिनली ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनली कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मान लेते हैं डी सेपरेशन है पूरी की पूरी। डन। इसने बोला कि आपने यहाँ पे क्या काम करा, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसकी थिकनेस है कुछ ना, मान लेते हैं ये आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ठीक है बेटा, इसकी थिकनेस मान लेते हैं कितनी है T है। तो जो आप ये देखो जो ये वाली और जो ये वाली थिकनेस बची वो दोनों जोड़े कितनी बचेगी D माइनस टी, क्योंकि मान लो ये पूरी 15 है, 15 में से आपने 3 का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो 12 बची ना भाई, ये और ये जोड़ के कितनी बचेगी D माइनस टी। डन। आपको ये बताना है कि अब नेट कैपेसिटेंस कितना हुआ पैरेलल प्लेट का। ठीक है, चलिए निकालते हैं। आपको बताए बेटा कैपेसिटेंस क्या होता है, पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं, C होता है Q अपॉन में V। अब पहले Q निकाल लेते हैं, Q तो हमें पता है सिग्मा इंटू A होता है, लेकिन V क्या है, V आपका पोटेंशियल है और यहाँ पे पोटेंशियल 2 है। देखो एक तो आपने पीछे पढ़ा होगा, ये थोड़ा साइड में करता हूँ। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन, ये होता है ना इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। देखो मान लेते हैं पोटेंशियल बना V1, तो ये V1 क्या इंडिकेट कर रहा है, डाई इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल। देखो बेटा डाइलेक्ट्रिक कितनी सेपरेशन में है, T सेपरेशन में। और आप एक बात ध्यान रखना, जैसे हम डाइलेक्ट्रिक पुटअप करते हैं ना तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/k टाइम्स रह जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, कितने जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक पुट किया कहीं पर भी, ये तो ओरिजिनल फील्ड है, लेकिन यदि मैं डाइलेक्ट्रिक पुटअप कर दूं तो जो ई डाइलेक्ट्रिक बनेगा वो 1/k आ जाएगा ओरिजिनल का, मतलब कि 1/k टाइम्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये बन गया 1/k टाइम्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू टी, ये हमारा पोटेंशियल बन गया जिसे मैंने नाम दिया V1। सिमिलरली V2 क्या बन जाएगा, जहां जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है, अब डाइलेक्ट्रिक कितनी सेपरेशन में नहीं है बेटा, वो D माइनस टी में नहीं है, तो यहाँ सेपरेशन आ गई मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे तो ओरिजिनल फील्ड है भाई, यहाँ ओरिजिनल फील्ड कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मेरे पास नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा V1 प्लस V2। तो C इजकल टू आ गया बेटा सिग्मा इंटू A अपॉन V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू है 1/k सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू D माइनस टी। यहाँ से सिग्मा इंटू A, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बेटा कॉमन आ जाएगा, ये बच गया T अपॉन K प्लस D माइनस टी। सिग्मा सिग्मा कट गया बच्चे, तो C इजकल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट घूम के ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। बेटा ये आपका नेट कैपेसिटेंस आ गया आफ्टर पुटिंग ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आता है। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब चैप्टर 3 शुरू हो गया बेटा। ठीक है, चैप्टर 3 का डेरिवेशन क्या बोल रहा है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इन ए कंडक्टर डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी। आपको करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी में रिलेशन बताना है, ये नंबर 2 मार्क्स का आया है कुल ना। तो देखो आपको पता है कि जो आपकी करंट का और ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन होता है बेटा, एक I इजकल टू NEAVT। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, A आपका एरिया है एंड VD क्या है आपकी ड्रिफ्ट स्पीड है। एंड बेटा जो VD का एक्सप्रेशन होता है वो होता है EE
टाउ बाई एम। जो भी आपने नहीं पढ़ा हो ये कि ये रिलेशन कैसे आया, ये कैसे आया, इसकी आप डेरिवेशन देख सकते हैं मेरी वहां पे ना प्रीवियस ईयर्स में, या फिर उसमें देख सकते हैं अपना जो मैंने क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ठीक है, ये डेरिवेशन वैसे आगे भी आ जाएगा। ओके चलो आगे पढ़ते हैं। तो मैंने क्या काम करा बेटा, वी डी की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दी, ये आ गया एन ई ए, वी डी की वैल्यू आ गई ई ई टाउ बाई एम, ये हमारे पास आई है। तो मेरे पास बेटा क्या आ गया यहाँ से एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाई एम, ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई ना। इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दें तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम। ई की वैल्यू क्या होती है, ई आपको पता है, मैंने पीछे बताया था डी वी बाई डी आर होता है, मतलब इसे मैं वी अपॉन एल लिख लेता हूँ, क्योंकि ई होता है बेटा हमारे पास डी वी बाई डी आर। यदि दोनों के जो कैपेसिटर है आपका, ये जो आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर है आपने, ये आपने बैटरी लगा रखी है यहाँ पे ना, तो ये बैटरी का वोल्टेज V है और मान लो इसकी लेंथ क्या है L है। दोनों प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है V है आपका। ठीक है, दिस विल बी V अपॉन L, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया बेटा V अपॉन L। यदि मैं यहाँ से V इजकल टू निकालूं या V अपॉन I निकालूं यहाँ से ना, तो V अपॉन I क्या हो जाएगा बेटा एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये मेरे पास आ गया ना। और ये रिलेशन क्या शो करता है, आपने पता होगा V अपॉन आई क्या होता है बेटा R होता है, तो मेरे पास R की वैल्यू यहाँ से मिल गई एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये ओम्स लॉ है, V इज R इजकल टू V अपॉन आई। ठीक है, ओम्स लॉ से तो मेरे पास R निकल गया। अब बेटा देखो रेजिस्टेंस आ चुका है, अब रेजिस्टेंस से आपने 10th क्लास में वो पढ़ा होगा R इजकल टू रो एल अपॉन ए होता है, इसकी और इसकी कंपेयर करो तो मेरे पास रो की वैल्यू क्या आ गई एल अपॉन ए, छोड़ दीजिए तो सीधा ये आ गया बेटा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। तो मेरे पास रो की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से ना। आपसे पूछा गया था कि आपको जो है क्या करना है, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी आ चुकी है क्योंकि रो हमारा रेजिस्टिविटी होता है, और करंट डेंसिटी क्या होता है, अब यहाँ तक रेजिस्टिविटी निकल चुका है हमारे पास। अब करंट डेंसिटी पे चलते हैं। करंट डेंसिटी क्या होता है बेटा, J इजकल टू होता है I अपॉन ए। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास एन ई ए वी डी डिवाइड बाई ए। ए क्या है हमारे पास, एरिया, ए से ए काट देते हैं तो बेटा ये बन गया एन ई वी डी। एन ई वी डी की वैल्यू पुट अप कर दो ई ई टाउ बाई एम। तो अब आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे ये आ गया बेटा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। देखो ये वाली वैल्यू क्या है, ये रहा एग्जैक्टली ना, लेकिन ये रेसिप्रोकल में है तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे E अपॉन रो दैट इज इक्वल टू J। तो ये आपसे पूछा गया था कि आप जो है करंट डेंसिटी J में और रेजिस्टिविटी में रिलेशन बताइए, तो ये बेटा 2 नंबर का सवाल था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ना, ये डेरिवेशन नंबर 16 है। लिखा है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ ए वायर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। देखो बेटा सेम टू सेम यही क्वेश्चन है पीछे वाला जो मैंने अभी निकाला है यहाँ पे ना, ये अभी हमने पीछे यूज किया था ना। तो हमारे पास क्या आ गया था, रो आया था मेरे पास ना। रो क्या है बेटा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, इतना हमने ड्राइव किया था ओम्स लॉ से आई इक्वल टू एन ई वी डी में ना, डन। उसके बाद इसने बोला है कि आप कंडक्टिविटी का ड्राइव कीजिए ना। देखो बेटा ये होता है रेजिस्टिविटी, ये क्या है बेटे रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। ओके अगली बात पे आते हैं, इसी का जस्ट उल्टा होता है बच्चे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से लिखते हैं दैट इज 1 अपॉन रो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, तो सीधा इसका उल्टा कर दीजिए बस। तो ये आपसे पूछा गया था दिस विल बी एन ई स्क्वायर टो अपॉन में एम, ये आपका डेरिवेशन यहाँ रखा है। Hence obtain the relation between current density and electric field। उसके बाद हमें ये भी सेम करना था। देखो यही सेम क्वेश्चन 2018 में आया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में रिलेशन है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया डन। आगे देखो ये सेम क्वेश्चन वही है, ऑन द बेसिस ऑफ करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ, जो हमने रेजिस्टिविटी का ड्राइव किया ये वाला है। ठीक है, ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। देखो बेटा ये साफ दिख रहा है आपको, एम तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी फिक्स होता है, तो ये केवल और केवल जो रेजिस्टिविटी है वो एक तो एन पे डिपेंड करती है 1 अपॉन एन,
और एक बेटा टाउ पे डिपेंड करती है, ठीक है। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और टो होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द करंट डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ना, मतलब आपको करंट डेंसिटी जे जो है ना आपका, वो इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड बताना है। तो ये तो और छोटा सा है बेटे, देखो इस पे, इसमें आप क्या करेंगे, आई इजकल टू आपको पता है एन ई ए वी डी होता है, और वी डी की वैल्यू आप डाल दीजिए यहाँ पे, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है। आई इजकल टू एन ई वी डी होता है, जे इजकल टू क्या होता है बेटा, आई अपॉन में ए होता है हमारे पास, क्योंकि हमें करंट डेंसिटी पूछा गया है। तो ये आ गया एन ई ए वी डी अपॉन में ए से ए कट गया, जे इजकल टू आ गया एन ई वी डी। बस यदि एक मार्क्स में पूछा गया होता तो आप ऐसे कर देते ना, क्योंकि देखो करंट डेंसिटी और वीडी में रिलेशन आ गई है हमारे पास, जे इजकल टू एन ई वी डी। लेकिन आपसे यदि ये 3 नंबर में होता तो आप बेटा क्या करते, पहले इसे आई को ड्राइव करके दिखाते यहाँ पे ना। जैसे नीचे वाले क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट स्पीड ना, मतलब ये वाला जो डेरिवेशन है वो हम यहाँ पे करते हैं अब, ठीक ना। चलो देखो फटाफट से ना, आपके पास एक कंडक्टर है, ये मान लेते हैं कंडक्टर है, जिसकी लेंथ क्या है एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। जैसे आप बैटरी लगाते हैं इसमें, तो आपको पता है बैटरी लगाते ही यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड का कंसेप्ट आता है। आप क्या देखते हैं, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। जिस स्पीड से वो मूव करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा वीडी, ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। चलो अब फटाफट से कर लेते हैं। आपको पता है कि मान लेते हैं लेट एन बी द नंबर ऑफ, एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एन इंटू जो भी इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है इसका, एरिया इंटू एल। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बेटा स्मॉल माइनस का ई, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस कंडक्टर के अंदर, टोटल चार्ज क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, माइनस का ई एक पे है, और टोटल कितना हो गया आपके जो इलेक्ट्रॉन है एन ए एल, टोटल हमारा चार्ज आ गया इतना। अब आपको पता है करंट क्या होता है बेटा, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज तो हमें मिल गया माइनस का ई एन ए एल डिवाइड बाय टाइम, क्या होता है हमारा, टाइम होता है बच्चे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और जो डिस्टेंस है, क्या करना है, एक एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करना है इलेक्ट्रॉन्स को एल, और स्पीड कितनी है उसकी वी डी। तो बेटा यहाँ से टी इजकल टू आ गया हमारे पास एल अपॉन वी डी, एल से एल कटा तो मेरे पास जो आई है वो आ गया माइनस का एन ई ए वी डी। ये डेरिवेशन करना था आपको इसमें, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, हेंस डिड्यूस ओम्स लॉ। मतलब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ड्राइव करो और उससे ओम्स लॉ को निकालना है। देखो ये जो आपका, आपको पता है ये कंडक्टर है हमारे पास, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक तरफ मूव करने लग जाते हैं। कब, यदि हम इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल फील्ड में डाल दे तो, मतलब एक यदि मैं इसे बाहर से बैटरी अटैच कर दूं तो आप देखते हैं सारे इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट स्पीड वीडी से मूव करते हैं एक तरफ। डन। अगली बात पे आओ, सपोज करो कि जो ये चल रहे हैं, आपको पता है कि इनके ऊपर फोर्स काम करता है Q इंटू ई, ठीक है। अब आपका फोर्स क्या, इलेक्ट्रॉन के केस में देखते हैं हम, तो दिस विल बी माइनस का ई इंटू ई, और फोर्स होता है बेटा मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ए इजकल टू हो जाएगा ई अपॉन में एम इंटू ई। सो ए इजकल टू आ गया हमारे पास माइनस का ई बाई एम। इतना एक्सीलरेशन जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जिससे वो क्या है मूव कर रहे हैं, सारे इस तरफ जा रहे हैं। अगली बात पे देखो, यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इजकल टू u प्लस ए टी। तो यदि मैं पहले इलेक्ट्रॉन केस में बात करता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हैं, इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यदि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए देखा जाए तो v इजकल टू u1 प्लस a इंटू टी1, क्योंकि ये तो आपका एक्सीलरेशन तो यूनिफॉर्म है। सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, u2 प्लस a इंटू टी2 अप टू डॉट डॉट। ये यदि मैं n के लिए देखूंगा बच्चे, दिस विल बी un प्लस a t इंटू n।
टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल, यदि मैं सबका एवरेज ले लेता हूँ v1 प्लस v2 vn डिवाइड बाई n आ जाएगा। इधर आ जाएगा बेटा u1 प्लस u2 un अपॉन में n आ गया। यहाँ से हम एक कॉमन ले लेते हैं, t1 प्लस t2 अप टू डॉट डॉट tn डिवाइड बाई n, ये हमारे पास आ गया। अब देखो जरा v1 प्लस v2 प्लस vn का जो डिवाइड बाई n है ये क्या है, ये देखो एवरेज है किसका, ये वो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद चलते हैं, मतलब जैसे आपने बैटरी लगा दी है उसके बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो है ये, और इसी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट स्पीड। u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, आपने बैटरी लगाई है तो वो सब क्या होता है, उनका एवरेज 0 होता है, ये a है, और ये क्या होता है टाउ, इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो बेटा vd इज इक्वल टू आ गया हमारे पास a टाउ, a की वैल्यू आपने पुटअप कर दी माइनस का e बाई m, और यहाँ आ गया टाउ, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो ये ड्राइव करवा रहा था यहाँ से ना। आगे इसी में बोल रखा है इसने कि यहीं से आप ओम्स लॉ को प्रूफ करें ना। देखो आपको बताया कि बेटा हमने पीछे एक वो किया था करंट का एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू NEA/VD, यहाँ से आप इसमें VD की वैल्यू पुटअप करें जो मैंने पीछे भी करी थी E टाउ बाई M, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये बन गया बेटा NE स्क्वायर AE टाउ बाई M, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा E की जगह चेंज कर लेते हैं, हम पोटेंशियल में टर्म में डाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, ओम्स लॉ चाहिए ना, हमें तो ओम्स लॉ में करंट और वोल्टेज आता है। तो ये बन गया बेटा V अपॉन L। तो यदि मैं यहाँ से V अपॉन I निकालूं तो ये बन जाएगा हमारे पास ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। और देखो बेटा ये सारी क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, सो वी कैन से V अपॉन I क्या है, कांस्टेंट है, हैंस प्रूफ। तो ये ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, दो सेल्स है आपके पास, एक का ईएमएफ है E1, एक का ईएमएफ है बच्चे E2, और उनका रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन। मतलब आपके पास दो सेल है, जैसे मान लेते हैं ये सेल है आपकी एक E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, ये एक सेल है बेटा E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसमें हमने बैटरी लगा दी आपकी जो भी है, ठीक है। आपको बताना है कि ये मान लो ए और बी पॉइंट है, तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मान लो R1 है या R2 लगे हैं, तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा और नेट ईएमएफ कितना आएगा। अब आप एक बात देखो, यहाँ से जब आपने बैटरी लगाई है तो नॉर्मल सी बात है यार, ये पैरेलल में लगी है तो पैरेलल में करंट क्या है बेटा, बढ़ जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहता है। तो आपको पता है I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2। अब हमें यदि यहाँ पे सेल्स का फॉर्मूला यूज करें, हम यूजिंग फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। देखो यदि A और B के बीच में ऊपर से वोल्टेज ड्रॉप देखूं, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस सेम आएगा। तो यदि मैं A और B के अक्रॉस देखता हूं तो दैट इज VAB, दैट इज इक्वल टू V मान लेते हैं। यहाँ ऊपर आ गया बेटा E1 माइनस I1 इंटू R1, क्योंकि यहाँ पे करंट है I1, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पर वोल्टेज है EMF आपका E1। पहली इक्वेशन बन गई। सिमिलरली दूसरा VAB, नीचे की तरफ से देखें हम पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये बन गया बेटा E2 माइनस I1 I2 और R2। इस वाले इक्वेशन से मैं I1 निकाल लेता हूँ, तो V इक्वल टू क्या है मेरे पास, E1 माइनस I1 R1 है। तो यहाँ से हमारा ये I1 R1 एक तरफ आ गया, ये आ गया बेटा E1 माइनस V, तो I1 की वैल्यू आ गई मेरे पास E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली I2 हमारे पास आ जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। दोनों वैल्यू को उठाओ और दोनों को यहाँ पुटअप कर दो। जैसे मैं इसमें पुटअप करता हूँ तो बेटा I इक्वल टू क्या है हमारे पास, I1 प्लस I2 है। I1 I2 की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, चलो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ी सी तबीयत खराब है बेटा आज। तो I1 की वैल्यू डाल दी हमने E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस ये आ गया बेटा E2 माइनस V अपॉन R2। इनको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ये बन गया E1 बाई R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस के साथ आ गया बेटा E2 अपॉन R2 माइनस का V अपॉन R2। E1 वाले टर्म एक साथ रखते हैं, E1 और E2 हमने एक साथ रखा, माइनस का V कॉमन, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
इनको फटाफट से सिंप्लीफाई कर लो। E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाई R1R2 माइनस के साथ V यहाँ आ गया बेटा R2 प्लस R1 बाई R1R2। डन, ये हमारे पास I आ गया। यदि मैं यहाँ से V निकालूं, इसको सारा इधर ले जाते हैं और पूरा घुमा के इधर ले आते हैं, तो V निकलेगा हमारे पास, यहाँ आ गया, ये आ गया R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R1R2। V वाला टर्म एक तरफ ले लिया, इस तरफ क्या आ जाएगा E1R2 प्लस E2R1। ध्यान रखना बेटा, आपको ये सारे क्वेश्चन जो डेरिवेशन है वो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से। तो V हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड में आ गया R1 प्लस R2 माइनस के साथ ये आ गया R1R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I1। तो ये मेरे पास बेटा एक फॉर्मूला आ गया V इज इक्वल टू वाला ना, ठीक है। अब आप देखो जरा, यदि मैं इन दोनों सेल को हटा के यहाँ पे एक सेल लगा देता हूँ A और B पॉइंट के बीच में ना, और बैटरी तो आपकी ये पूरी है, तो अब सारा जो I है वो इसी में जाएगा। और ये मान लो E इसका E इक्विवेलेंट है E और R इक्विवेलेंट है R, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बनेगा बेटा E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। अब देखो इसकी और इसकी कंपेयर कर दो, तो आपके पास जो है E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये यहाँ पे प्रूफ करना था, ये निकालने को बोला गया था। सिमिलरली यदि मैं R इक्विवेलेंट को देखूं, तो ये भाई R इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास, तो R इक्विवेलेंट आ गया बच्चे R1R2 बाई R1 प्लस R2, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि स्टेट व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन। देखो बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें 5 रेजिस्टेंस होते हैं आपके ना। जैसे मान लो ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये आपका यहाँ गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका एक और रेजिस्टेंस है, और जो आपका ये एक और रेजिस्टेंस है। ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये मान लो ये रेजिस्टेंस है P, ये Q, ये R है, ये S है आपका। यहाँ आपने बैटरी लगा दी, ये की लगा रखी है, ठीक है। आपको बताना था कि स्टेट व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन। देखो बेटा, बैलेंस कंडीशन होती है कि यदि इन दोनों का रेशो P अपॉन Q का रेशो R बाई S के बराबर हो जाए, तो जो ये बीच वाली वायर है ना C और D ना, इसमें से करंट पास नहीं करता। मतलब जो इसके अक्रॉस, जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट होता है, दैट विल बी जीरो। दैट इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब इफ रेशियो ऑफ P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, देन करंट डज नॉट पास फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। अब हमें इसे प्रूफ भी करना है, इसी कंडीशन को हमें प्रूफ करना है। चलो करो, किरचॉफ से करना है तो हम पहले करंट के डायरेक्शन बना लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ से करंट निकला I, मान लो ऊपर चला गया बच्चे I1, यहाँ पे आ जाएगा I माइनस I1। किरचॉफ पढ़ने के लिए आप जो है मेरी वीडियो देख सकते हैं चैप्टर 3 की करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली, ठीक है। I माइनस I1, यहाँ पे मान लो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट आ रहा है बेटा IG, ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ से I1 आया था, IG नीचे चला गया, तो ये बेटा बन गया I1 माइनस IG। यहाँ से IG नीचे पहुंचा, ये इधर आया, तो यहाँ आएगा कॉम्बिनेशन दोनों का I माइनस I1 प्लस IG। यहाँ दोनों करंट एंटर कर रहे हैं, तो बेटा जो यहाँ से लीव होगा वो कितना होगा I। वापस बैटरी में कितना चला गया I। ये डायरेक्शन बन गई करंट की, ठीक है। अभी फटाफट से लूप रूल लगाते हैं। मैं पहले मान लेता हूँ इस लूप में, फिर ले लेते हैं बेटा इस लूप के अंदर इन लूप A से C पे आते हैं, तो दिस विल बी I1 इंटू P। C से D पे आते हैं प्लस IG इंटू कैपिटल G। D से बेटा A पे आ रहे हैं माइनस साइन, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो I माइनस I1 इंटू R। और नेट वोल्टेज कितना होता है किसी भी लूप का, 0। सिमिलरली इन लूप इस बार लगाते हैं बेटा CBDA। C से B पे आ रहे हैं हम, तो करंट है हमारे पास वायर में I1 माइनस IG इंटू Q हो जाएगा। फिर यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, कितनी वैल्यू का है I माइनस I1 प्लस IG इंटू बेटा क्या है S है। वापस जा रहे हैं, फिर माइनस का IG इंटू कैपिटल G इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अगली बात देखो,
यदि मैं यहीं पे बोल देता हूँ कि इफ आई जी इज इक्वल टू 0, जो हमारी बैलेंस कंडीशन है वो क्या बोलती है कि बेटा यदि P बाई क्यू इजकल टू R बाई एस हो जाए तो IG 0 होता है। हमने क्या काम करा, यहाँ पे IG को 0 मान लिया, सो वी हैव टू प्रूफ कि P बाई क्यू इजकल टू R बाई एस। चलो यदि मैंने I 0 माना तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, देखो I1P, ये टर्म 0 बन जाएगा, माइनस के साथ I माइनस I1 इंटू R दैट इज इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से IG हट जाएगा तो बेटा ये आ गया I1 इंटू क्यू, माइनस के साथ यहाँ से भी IG हट गया, ये बन गया बेटा I माइनस I1 इंटू एस, ये पूरा टर्म 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको इधर ले आते हैं, I1P इज इक्वल टू आ गया I माइनस I1 इंटू आर, और यहाँ आ गया बेटा I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस। दोनों को डिवाइड मार दो, I1 I कट गया पूरा, तो वी कैन से P बाई क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। ये होगी बेटा डेरिवेशन इसका बैलेंस कंडीशन का। तो आपको ऐसे बैलेंस कंडीशन ड्राइव करनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस बार का जो पेपर है 2023 वाला ना, उसमें बेटा एक्चुअली पोटेंशियोमीटर डिवाइड कटा हुआ है, ठीक है। तो जिसके पेपर में नहीं आ रहा है तो वो उसे स्किप कर सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पेपर में आ रहा है उसे रीड करे अच्छे से, ठीक है। सुनो, लिखा है यूजिंग पोटेंशियोमीटर फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द ईएमएफ ऑफ टू सेल E1 एंड E2। देखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आता है। तो पोटेंशियोमीटर का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का होता है। आपके पास इसमें मिनिमम 4 और मैक्सिमम 9 वायर होती है। जैसे मैंने यहाँ बना ली A और एक ये B पॉइंट ले लिया मैंने ना, ये एक वायर है। ये सारी वायर जो है कॉपर स्ट्रिप से कनेक्ट होती है ऐसे आपस में, ठीक है। ये मैंने पोटेंशियोमीटर बना दिया। हर वायर जो है 100 सेंटीमीटर की होती है। और यहाँ पे इसमें बैटरी लगा देते हैं फ्लो कराने के लिए करंट, ये एमीटर लगा होता है। यहाँ पे लगा देते हैं बच्चे रियोस्टेट, ये रियोस्टेट जोड़ दिया यहाँ पे। ये डायग्राम बना रहा हूँ किसका, पोटेंशियोमीटर का। आपसे पूछा गया है कि आपको ईएमएफ निकालना है 2 सेल्स का, तो हमें यहाँ पे 2 सेल कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। पहली सेल मैंने यहाँ लगा दी बेटा, ये एक की लगा के, दूसरी सेल मैंने यहाँ लगा दी सेकंड की लगा के ना। इन की को बोलते हैं डबल वे की, और ये गैल्वेनोमीटर होता है, ये होता है बेटा जोकी, ठीक है। इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। जब हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स निकालेंगे। तो अब ये मान लो इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, ये K1 की है, ये K2 की है। जैसे मैं K1 को क्लोज करता हूँ, इफ K1 जो है क्या है बेटा, क्लोज है, तो करंट पास किससे होगा, K1 से, E1 सेल से होगा, E2 से नहीं होगा। K1 क्लोज एंड K2 क्या है बच्चे, ओपन है ना। यदि हमने K2 को ओपन रखा और K1 को रखा क्लोज, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि करंट केवल पास किससे होगा, K1 से। सो आप यहाँ लिखेंगे सो करंट पास थ्रू only E1 cell. So by the principle of potentiometer, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो E1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा बेटा किसके, L1 के। मान लो L1 क्या है, वो लेंथ है। जब हम गैल्वेनोमीटर पे ऑब्जर्व करते हैं, जब हम जोकी को पूरी वायर पे मूव कराते हैं, तो L1 लेंथ पे हमें मान लो नल पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास E1 इजकल टू आ गया K इंटू L1, नंबर 1। सिमिलरली इस बार हमने K2 को क्लोज किया और बेटा K1 को हमने ओपन रखा। जब हम K2 को क्लोज करेंगे, सो करंट पास फ्रॉम द K2, सो वी गेट ए नल पॉइंट एट द डिस्टेंस L2। सो बाय द प्रिंसिपल E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बेटा, L2। सो E2 इजकल टू आ जाएगा K इंटू L2। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड मार दो तो वी गेट ए रेशियो ऑफ द ईएमएफ ऑफ द टू सेल। सो E1 बाई E2 आ गया बेटा L1 बाई L2। बस इतना करना था ये ना, ये 2 मार्क्स में पेपर में आता है, जिसके पेपर में आएगा वो पढ़ लेना, ओके। आगे देखो, लिखा है यूजिंग पोटेंशियोमीटर कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इस बार हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, मतलब कि R की वैल्यू बतानी है हमें ना। तो देखो इसका डायग्राम क्या होता है, इसमें भी फिर वही हम 5 वायर बना लेते हैं। ये प्राइमरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर का, जो बनाना ही बनाना है सर्किट में, ठीक है, जिसके पेपर में आ रहा है वो, ओके। यहाँ पे फिर हमने ये प्राइमरी सर्किट बना दिया, ये की लगा दी, ये बेटा एमीटर लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया बच्चे क्या, रियोस्टेट, ठीक है। ये RH हो गया आपका ना। आपसे जो पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए सेल का। हम यहाँ पे उस सेल को लगा लेते हैं। मान लो ये एक सेल है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इसका R है। यहाँ पे हमने की लगा दी, यहाँ पे एक हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं,
जिसमें से हम कुछ रेजिस्टेंस लीव आउट कर लेते हैं। ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया बेटा, ये हो गया आपका जॉकी। ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसकी वर्किंग सुनते हैं। वही सेम चीजें, पहले हमने K1 को क्लोज किया, जैसे हमने पीछे लिखा था, K1 को हमने क्लोज रखा, इसमें लिख नहीं रहा पूरा, आप लिख लेना अपने आप से, ठीक है। K1 को बेटा क्लोज रखा, K2 को हमने ओपन रखा। K1 क्लोज होगा तो करंट फ्लो फ्रॉम द E1, then find the null point at L1, so we get E1 is directly proportional to F1। सो बेटा E1 मान लो, ऐसे E मान लो, E इक्वल टू आ गया K इंटू L1, नंबर 1 इक्वेशन आ गई। सिमिलरली फिर हमने K2 को क्लोज किया और हमने K1 को बच्चे क्या किया, ओपन रखा ना। जैसे हम K2 को क्लोज करते हैं और K1 को ओपन करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यार इसमें से हमें कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉप निकालना पड़ता है। वी लीव सम रेजिस्टेंस, इसमें से हमने कुछ रेजिस्टेंस जो है निकाल लिया, ठीक है। लिव आउट कर लेते हैं कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू को। तो हम जो ऑब्जर्व करते हैं कि जो V है, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आता है, V इक्वल टू IR, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, जो हमने ऑब्जर्व करी है, नल पॉइंट देखा है। तो यहाँ से मेरे पास आता है बेटा V इक्वल टू KL2, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। सो E इक्वल टू आ गया KL1, V इक्वल टू आ गया बेटा KL2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दो, E अपॉन V इक्वल टू आ गया बेटा L1 अपॉन L2, डन। अब हमारे पास एक सेल का रिलेशन होता है कि यूजिंग ए रिलेशन E इक्वल टू होता है V माइनस आई आर। यहाँ से मैं R निकाल लेता हूँ, देखो आई आर इक्वल टू हो जाएगा बेटा V माइनस ई। सो R इक्वल टू हो जाएगा बच्चे V माइनस ई अपॉन में I। सो V माइनस ई अपॉन में I होता है I इक्वल टू V अपॉन R, क्योंकि V इक्वल टू I इंटू R होता है। सो ये हो गया V अपॉन R। सो बेटा ये बन गया V माइनस ई अपॉन में V मल्टीप्लाई में R चला गया ऊपर। सो इसे इंडिविजुअल डिवाइड कर लेते हैं, 1 माइनस ई अपॉन वी इंटू कैपिटल आर। ये मेरे पास इंटर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया जो हमें निकालना था। लेकिन यहाँ पे ई अपॉन वी की वैल्यू क्या आ रखी है मेरे पास, L1 बाई L2। तो बेटा मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे 1 माइनस L1 बाई L2 इंटू कैपिटल आर। यहाँ तक इसका डेरिवेशन हो गया, डन। चलो आगे चलते हैं फटाफट। यहाँ तक बेटा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट। फोर्थ चैप्टर का डेरिवेशन देखते हैं यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ। देखो एक्चुअली बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, बायोट-सेवर्ट लॉ जो बेटा एक छोटे से स्मॉल एलिमेंट के लिए होता है, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, डन। जो इसका वेक्टर फॉर्म है मैं बता देता हूँ, यहीं पे आगे जाके पूछेगा क्वेश्चन में, कई बार पूछ लेता है कि राइट डाउन द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। सो बेटा दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, यहाँ लिखेंगे आप dl क्रॉस में r डिवाइड बाई r क्यूब कर देंगे यहाँ पे बस केवल, ठीक है। ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है, इसे याद कर लेना अच्छे से बेटा, ठीक है। 1 मार्क में पूछ लेता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बायोट-सेवर्ट लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालो एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर की वजह से, ठीक है, या कॉइल ना। ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस मान लेते हैं बेटा r है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ना, डन। निकालते हैं चलो। तो बायोट-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है कि फर्स्ट यू हैव टू कट ए स्मॉल एलिमेंट। हमने यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया dl, दैट इज आइडियल विच इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। स्मॉल करंट एलिमेंट कर लिया, तो ये स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। तो हमने इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, देखो dl के ऊपर है सेपरेशन, r इधर है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। सो यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ, magnetic field due to small current element that is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta divided by r square, that is capital R square। थीटा कितना है 90 डिग्री, तो बेटा sin 90 की वैल्यू क्या बन गई 1, सो दैट इज mu naught by 4 pi I dl divided by capital R square। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया छोटे से कंडक्टर इस एलिमेंट की वजह से, हमें निकालना है पूरी वायर की वजह से। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB, छोटे वाले को हमने इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां, पूरी सर्कमफ्रेंस काट देते हैं, 0 टू 2 पाई r, ये आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई नीचे आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर, बाहर आई बाहर, अंदर बचा बेटा केवल क्या dl, 0 टू 2 पाई r, ये बन गया। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आई
dl की वैल्यू आ गई 2 पाई r, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इसका l बनेगा। l के पूरे जब आप अप्लाई करेंगे लिमिट्स तो दिस विल बी 2 पाई r, 2 पाई से बेटा ये आ गया 2, एक r से r कट गया। सो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2r, ये इसका डेरिवेशन आ गया भाई, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था बेटा 2 नंबर में कि आप बाय और सेवर्ट को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाले एट द सेंटर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेट बाय, ये मैं बता चुका हूँ पहले ही, वेक्टर फॉर्म बता चुका हूँ बेटा पहले से। यूजिंग Biot-Savart law, obtain the expression for the magnetic field due to a circular coil of radius r carrying current I at a point on the its axis x from the center of the coil। आपसे पूछा गया है कि जो आप क्या काम करेंगे इसमें, जो आपने पीछे किया है कि सर्कुलर कोयल के सेंटर पे निकाला था ना, इस बार हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर कोयल के एक्सिस पे निकाल रहे हैं। मतलब आपके पास क्या है, ये है कुछ, मान लो ये सर्कुलर कोयल है आपकी, जिसकी रेडियस मान लेते हैं a है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है। इसकी एक्सिस ये सेंटर से पास हो रही है एक, ये मान लो यहाँ पे एक पॉइंट P है जो कि x सेपरेशन पे है। तो हमें इस पूरी कोयल की वजह से इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से हमने बेटा छोटा सा एलिमेंट कट किया, ये यहाँ पे से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हमने IDL कट कर लिया, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये बन गया हमारे पास। अब Biot-Savart यूज करते हैं फटाफट से। तो इसकी वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा DB, कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर हमारा ये है तो इसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना, यहाँ पे थीटा क्या होगा, देखो थीटा होता है आई और डीएल के बीच का, एक्चुअली आई डीएल और आर के बीच का है, लेकिन ये 3D डायग्राम है इसलिए यहाँ पे 2D में नहीं सिखाया सकता, नहीं समझ पाएंगे आप लोग, इसलिए आप याद कर लेंगे कि जो एंगल बनेगा बेटा कितना बनता है, 90 डिग्री। तो जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनता है हमारे पास, ये बनेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना फील्ड बना आपके पास ना। ये फील्ड कहाँ बनेगा, ये फील्ड बनेगा जो ये आपकी आर है ना, ये जो आपका डीएल एलिमेंट है उसके परपेंडिकुलर। ये मैंने अंदर की तरफ बना दिया फील्ड बेटा, ये डीबी फील्ड बन गया हमारा। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये बन गया बेटा आपका अंदर की तरफ डीबी फील्ड, ठीक है। मान लो ये एंगल थीटा है आपका, डीबी के कंपोनेंट्स कर लेते हैं, एक बनेगा ये, एक बनेगा ये। देखो ये डीबी अंदर क्यों गया इधर, क्योंकि आपका करंट है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। यदि मैं यहाँ पे नॉर्मली स्क्रू रूल लगाऊं तो आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ इस पॉइंट पे इस तरफ जो है फील्ड कैसा बनेगा, इनसाइड। तो ये थीटा बेटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला थीटा आपका, तो ऊपर वाला कंपोनेंट बन गया डीबी कोस थीटा, ये वाला बच्चे बन गया डीबी साइन थीटा। अगली बात देखो, इसी तरह मैंने सेम एलिमेंट यहाँ पे कट कर लिया IDL, उसकी वजह से मैंने जैसे इसे ज्वाइन करता हूँ, ये सेम R है तो ये फिर से बेटा दोबारा से क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट बनेगा। यहाँ पे फिर नेट फील्ड आपका डीबी इधर आ जाएगा, फिर आप देखेंगे डीबी कोस थीटा हो जाता है कैंसिल आउट, तो आपका क्या बचता है, डीबी साइन थीटा बचता है। तो यदि मैं ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कट करता रहूं तो आप क्या देखेंगे, जो नेट फील्ड बनता है बेटा, यहाँ पे नेट फील्ड की जो आती है वो होता है समेशन ऑफ डीबी साइन थीटा, क्योंकि हर किसी का डीबी साइन थीटा एड अप हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, ले देते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। अगली बात पे आ जाओ फटाफट से। तो बेटा जो हमारे पास बी आया, समेशन मतलब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, पूरी सर्कमफ्रेंस काट देंगे, 2 पाई इंटू ए, डीबी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। डीबी क्या है बच्चे हमारे पास, म्यू नोट बाई 4 पाई IDL अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इस ट्रायंगल से साइन थीटा निकाल लेते हैं, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, तो बेटा ये आ गया a अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, जो कांस्टेंट टर्म में बेटा फटाफट से बाहर ले लीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई IA, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, देखो यहाँ 1 है यहाँ हाफ है, दिस विल बी 3/2, तो 0 to 2 पाई ADL। और DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो L आ जाएगा, और L मतलब जब आप लिमिट डालेंगे दिस विल बी 2 पाई A, तो बेटा यहाँ आ गया सीधा 2 पाई A, नीचे आपके पास है ही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 3/2, आपका पाई से पाई काट देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, तो बेटा जो नेट फील्ड आया हमारे पास वो बना म्यू नॉट IA स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के 3/2।
ठीक है बेटा, इतना मैग्नेटिक फील्ड आपका आ जाता है। ये जो क्वेश्चन है 2018 में आया था, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए बी केयरफुल, अच्छे से एक एक वर्ड आपको रीड करके लिखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। लिखा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड b। मतलब आपको जो है फोर्स की वैल्यू लिखनी है केवल, कि एक चार्ज q जो v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो। देखो बेटा f होता है q v b sin थीटा, ये डायरेक्ट इतना लिखना था बस। तो इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो दिस विल बी लाइक दिस, q इंटू वी क्रॉस बी, ये इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। डन। आगे लिखो अंडर व्हाट कंडीशन विल इट मूव इन ए सर्कुलर पाथ। देखो बेटा सर्कुलर पाथ के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। तो थीटा 90 होगा तो क्या होता है, पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू होती है क्यू वी बी, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स। क्योंकि साइन 90 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो साइन थीटा 90 होने से क्या होता है, इट टेक्स सर्कुलर पाथ। ठीक है। हेलिकल पाथ के लिए क्या चाहिए बेटा, एक आर्बिट्री एंगल चाहिए। बस जरूरी नहीं है कि आपका थीटा 90 डिग्री होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर थीटा पे भी वो जो है क्या करेगा, हेलिकल पाथ में मूव करता है। जैसे देखो मैं सिखा देता हूँ आपको ना, यदि मेरे पास थीटा की वैल्यू 0 है, समझना बेटा, थीटा 0 होते ही फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई F होता है क्यू वी बी साइन 0। साइन 0 क्या हो गया, 0, तो बेटा फोर्स आ गया हमारे पास 0। यदि 0 डिग्री मतलब यदि जो वेलोसिटी है उसकी, जो भी आपका चार्ज है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता, तो वो जो है बिना किसी डिस्टरबेंस के मूव करता रहेगा ना। यदि 90 डिग्री पे होता है तो वो सर्कुलर पाथ ले लेता है। तीसरी बात कि यदि आर्बिट्री एंगल हो, आर्बिट्री का मतलब है जैसे ऐसे देखो, मान लो इस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड है बेटा ये, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ चार्ज रखा है आपका क्यू, जो कि v वेलोसिटी से थीटा डिग्री पे मूव कर रहा है। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट बना देता हूँ। v को मैंने एक कंपोनेंट बनाया बेटा ये वाला v कोस थीटा, एक बनाया मैंने ये v साइन थीटा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है किसकी, हेलिकल पाथ वाले की। अब आप देख रहे हैं v कोस थीटा क्या है, पैरेलल टू b है ना, देखो v कोस थीटा इस तरफ है और b भी आपका इस तरफ है, तो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं काम करेगा, तो ये तो इसकी वजह से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन v साइन थीटा क्या है बेटा, v साइन थीटा ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो v साइन थीटा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो यदि परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री का मतलब हो गया कि वो जो है क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ लेगा। सर्कुलर पाथ लेगा तो भाई इसकी वजह से तो बेटा वो सर्कुलर लेगा, इसकी वजह से वो आगे बढ़ेगा। तो आप क्या देखते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह का डायग्राम आता है, ऐसे ऐसे, मतलब वो पार्टिकल सर्कल भी घूम रहा है लेकिन वो आगे डिस्प्लेस भी हो रहा है ना। इसी को बोलते हैं हेलिक्स या हेलिकल पाथ बोलते हैं इसको बच्चे। ओके, जो कब बनता है, थीटा जब कोई भी एंगल होता है एक पर्टिकुलर आर्बिट्री। आगे लिखा है 2017 में क्वेश्चन आया था बेटा ये, शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जो आपका ये पार्टिकल 90 डिग्री पे मूव कर रहा था ना, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, ये आपको बताना है। देखो आप जानते हैं कि यार कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है बेटा, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना। तो इन दिस केस जो ये मैग्नेटिक फील्ड है यही प्रोवाइड करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सप्रेशन क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर, वी से भी काट देते हैं, तो बेटा क्यू बी इजक्वल टू आ गया मेरे पास एम वी अपॉन में आर। यहाँ से मैं v निकाल लेता हूँ, v हो जाएगा बच्चे क्यू बी आर अपॉन में m। हमें चाहिए थी काइनेटिक एनर्जी, तो आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ ऑफ एम, वी की वैल्यू डाल दे बेटा यहाँ से, क्यू बी आर अपॉन में एम का स्क्वायर। जो कटता है काट देते हैं फटाफट से, और जो आंसर आएगा दैट इज कांस्टेंट है। ठीक है, देखो एक एम से एम काट देते हैं, तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो आ गई 1/2m क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये बेटा क्या है, किसी भी फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मास भी फिक्स रहता है, चार्ज भी फिक्स है पार्टिकल का, बी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता, और जिसने वो रेडियस पे घूम रहा है सर्कल वो भी फिक्स है आपका, तो इसलिए क्या है ये बेटा कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, 26 क्वेश्चन ना, ये क्या बोल रहा है, ये देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में डाल सकते हैं आप इसको।
ये पेपर में आ सकता है इस बार, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट आई। देखो इसमें दो केस बनते हैं एक्चुअली। ये मान लेते हैं आपके पैरेलल कंडक्टर है, एक ए है एक है बेटा बी, ठीक है। इसमें करंट चल रहा है I1, इसमें करंट चल रहा है I2। देखो यदि करंट ना सेम डायरेक्शन में होता है तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। सेम में होगा तो क्या करते हैं, वो दोनों आपस में क्या करते हैं, अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। यदि बेटा करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, एक इस तरफ है और एक इधर हो जाए ना, यदि डिफरेंट डायरेक्शन हो जाए, बोले तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाए, तो दे रिपल ईच अदर। कई बार एक मार्क्स में ये भी पूछ लेता है, यदि करंट सेम डायरेक्शन में है तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, यदि डिफरेंट डायरेक्शन में है तो दे रिपल ईच अदर। अभी हमें इनके बीच का फोर्स निकालना है। चलिए फोर्स का डेरिवेशन करना है यहाँ पे हमें। तो अब देखो जरा, यदि मैं इस ए कंडक्टर की वजह से देखूं, मान लेते हैं दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है बेटा, आर है। तो ये जो ए कंडक्टर है वो यहाँ पे कितना फील्ड बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर ए दैट इज बी। और भाई इस स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है बेटा, वो बनता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पे करंट क्या है, I1 है, और ये हो गया 2 पाई आर। इतना फील्ड बनाया इसने ना, ठीक है। कहाँ बनाएगा, देखो जरा, करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा बेटा इनसाइड में, ठीक है। ये आ गया इनसाइड वाला। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में इस B1 में ये कंडक्टर पड़ा हुआ है, देखो I2 ना, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर B बाई ए, भाई फोर्स होता है बिल साइन थीटा। ये क्या होता है बेटा, बिल साइन थीटा, BIL। यदि कोई कंडक्टर I करंट जिसमें फ्लो कर रहा हो, L लेंथ का कंडक्टर B मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो, तो बेटा इट एक्सपीरियंस है फोर्स F। अब देखो जरा, जो फोर्स लग रहा है B तो हमारा किस में पड़ा है, B1 वाले में। करंट कितना चल रहा है कंडक्टर के अंदर, I2। लेंथ मान लेते हैं कंडक्टर की L है, और साइन क्या है 90 डिग्री, क्योंकि बेटा देखो करंट और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेंथ और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। साइन 90 की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो बेटा जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आया मेरे पास, वो बन गया B1 I2। B1 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R इंटू I2। तो बेटा जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आया, सॉरी जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आया, वो आ गया म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। बस यही हमें निकालना था, ठीक है। और इतना ही सेम यदि मैं I2 की वजह से यहाँ निकालता हूँ तो सेम आता है ये ना, ठीक है। तो उसको मैं ड्राइव नहीं कर रहा। आगे लिखा है हैंस डिफाइन I 1 एम्पियर ना, तो यहीं से आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। ये भी पेपर में अक्सर पूछ लेता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। देखो बेटा, यदि मैं मान लेता हूँ कि इफ I1 इज इक्वल टू I2 जो है वो 1 एम्पियर हो गया, 1 एम्पियर करंट होते ही, एंड R जो है वो मान लेते हैं 1 मीटर है, मतलब यूनिट डिस्टेंस दोनों के बीच में, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी भाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बन जाएगा हमारे पास। यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे बन गया 4 पाई। अब बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। तो मेरे पास जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, 2 इंटू 10 की पावर -7। इट मीन्स क्या है, यदि किसी दो पैरेलल कंडक्टर के अंदर करंट जो है 1 एम्पियर चल रहा होगा, यदि वो सेपरेशन कितने पे रखेगा, 1 मीटर पे, तो उनके बीच में फोर्स कितना लगता है, 2 इंटू 10 की पावर -7। देखो इतने हिस्से से इसको डिफाइन कर देते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या लिखा है कि भाई 1 एम्पियर इज दैट करंट, देखो 1 एम्पियर को डिफाइन कर रहा हूँ, तो 1 एम्पियर इज दैट करंट विच इज फ्लोइंग इन 2 पैरेलल कंडक्टर which is situated at unit distance and experience a force per unit length which is equal to 2 into 10 की पावर -7। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि 1 एम्पियर इज दैट करंट विच इज फ्लोइंग इन 2 पैरेलल कंडक्टर which is situated at unit distance and experience a force per unit length 2 क्रॉस 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। चलो बेटा आगे आते हैं फटाफट से। अगले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। आपको बताना है कि यदि आप एक मैग्नेटिक फील्ड में, ये मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास ना, मैंने यहाँ 2 मैग्नेट ले लिए, ये नॉर्थ है बच्चे, ये साउथ है आपके पास में, आपका यहाँ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन गया ये, ठीक है। इसमें आपने क्या करा, एक करंट कैरिंग
लूप डाल दिया इसके अंदर। मान लेते हैं हमने एक रेक्टेंगुलर लूप यहाँ पे रख देता हूँ, ये वाला, इसमें करंट फ्लो करा दिया हमने, डाल दिया हमने इसके अंदर ना। ये मान लो A है, ये B है, ये C है और ये बेटा क्या है, D है। इसमें करंट चल रहा है, ये मान लो I है इसके अंदर करंट ना। ये बोला करंट कैरिंग लूप है ना, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा अपना। तो हमें टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा यहाँ पे जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क आता है बिना साइन थीटा, ध्यान रखना बच्चे अक्सर बिना साइन थीटा के नाम से याद रखते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट से ना। अब जैसे ये आप देखो मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पे ना। मान लेते हैं इसकी लेंथ L है और इसकी ब्रेड्थ मान लेते हैं B है, जो आपने रेक्टेंगुलर कॉइल डाली है, तो ठीक है। तो फोर्स ऑन AB, फटाफट से फोर्स ऑन AB निकाल लेते हैं। आपको पता है क्या होता है, फोर्स होता है बिल साइन थीटा। मैंने पीछे बताया था किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर आ जाए तो इट एक्सपीरियंस फोर्स, तो विच इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। थीटा 90 डिग्री है, तो बेटा बी तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, आई आपका करंट है, एल आपकी लेंथ है, तो ये तो भाई फोर्स डायरेक्ट कितना आ गया, एफ ए बी। यदि मैं यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं जिसकी वजह से डायरेक्शन आती है करंट की, वो बेटा कहाँ आती है, यहाँ फोर्स की डायरेक्शन इनसाइड में आती है, मतलब ये आपका इनवर्ड फोर्स बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ला के देखना यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। सिमिलरली मैंने यहाँ पे सी डी पे फोर्स निकाला, सी डी, जब डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे शो थोड़ी करना है कि आपको करंट कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा आउटवर्ड। एंड यदि मैं बी सी पे निकालूं फोर्स ऑन बी सी, ये आ जाएगा बेटा बी सी पे बी आ जाएगी वायर ना, तो बी आई बी, यहाँ पे साइन थीटा आ गया, लेकिन ये आ जाएगा अपवर्ड। यदि मैं नीचे वाले पे देखता हूँ एफ ऑन ए डी वायर पे, तो ये आ जाएगा बेटा बी आई बी साइन थीटा, दैट इज डाउनवर्ड। तो आप देख रहे हैं कि यार इस रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर एक फोर्स लग रहा है ऊपर, एक नीचे, एक बेटा यहाँ अंदर, एक यहाँ बाहर की तरफ ना। तो सारे फोर्स आपस में क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सो जो नेट फोर्स बॉडी पे आता है, नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर लूप, दैट इज इक्वल टू 0। सो हम क्या देखते हैं कि जो लूप है वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करता, क्योंकि उस पर नेट फोर्स कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि जब आप किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उसके ऊपर भी कोई फोर्स काम नहीं करता, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे उसके ऊपर भी कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है जब आप किसी करंट कैरिंग लूप को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे टॉर्क निकालते हैं कि टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यदि मैं इसको टॉप व्यू देखूं आपका ना, ये आपका बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, यदि मैं इसको ऊपर से देखूं, ये आपका बी सी वायर हो गया आपका, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भाई बी सी पे जो इस वाली वायर पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ कितना लग रहा है, बी आई एल, और इस वाली पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है बेटा, यहाँ लग रहा है फोर्स बी आई एल, देखो। और ये सेपरेशन कितनी है हमारे दोनों के बीच की, स्मॉल बी है। तो यदि मैं यहाँ पे देखूं कि जो एरिया होगा रेक्टेंगुलर लूप का, मैं एल इंटू बी लिख सकता हूँ क्योंकि इसका यूज आने वाला है अभी ना। अब देखो यहाँ पे हम टॉर्क निकाल लेते हैं। भाई टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है बेटा, पेन चेंज कर लेते हैं, टॉर्क होता है बच्चे आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस ना। देखो यहाँ पे यदि मैं फोर्स की सेपरेशन निकालता हूँ, देखो एक फोर्स नीचे है एक ऊपर है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर ये हो जाएगी भाई, दैट इज आर ना। देखो यहाँ पे जो थीटा बनेगा ये समझना बस। अब देखो इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है एरिया वेक्टर, ये एंगल यहाँ पे थीटा होता है, ये हो गया बेटा 90 माइनस थीटा, ये हो गया थीटा। तो इस ट्रायंगल के अंदर आपका जो थीटा है वो ये है, ये आपका आर है, ये आपका बी है। तो बेटा देखो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, मेरे को परपेंडिकुलर है, मेरे पास हाइपो है, तो साइन थीटा मैं यूज कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो आर इजकल टू आ गया बच्चे बी साइन थीटा, मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको बी साइन थीटा इनटू फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स आपका वन ऑफ द टू बी आई एल। तो बेटा जो टॉर्क आया मेरे पास वो आ गया बी आई एल बी साइन थीटा। तो L इंटू बी क्या होता है, एरिया ऑफ द कोयल, दैट इज बी आई ए साइन थीटा। यदि n नंबर ऑफ टर्न्स कोयल के अंदर हो तो बेटा ये बन जाएगा n बी आई ए साइन थीटा, जिसे बच्चे याद रखते हैं बिना साइन थीटा से। ये आपको यहाँ पे निकालना था, बस 2 नंबर में डेरिवेशन आता है, ठीक है। 2019 में आया था बेटा, देखना बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आगे लिखा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज केप्ट इन इट, कि आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का सिग्निफिकेंस बताना है। देखो बेटा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक्चुअली एमसीजी में काम आता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर ना। इसका केवल एक ही फंडा होता है
कि इससे हमें क्या करते हैं, हम इसे ऑलवेज ना थीटा 90 डिग्री मिल जाता है। इसकी वजह से हमें क्या होता है कि मैक्सिमम टॉर्क मिलता है एम बी साइन थीटा जो होता है ना, तो हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है एम बी। एम बी मतलब बीना या फिर निब्बा, बीना, ठीक है बेटा, बीना हमारा मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है यहाँ से। टू गेट द मैक्सिमम टॉर्क वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। बस आगे लिखा है 28 में, देखो वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। देखो बेटा वेलोसिटी सेलेक्टर होता है एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम यूज करते हैं वेलोसिटी को छानने के लिए, मतलब कि जिससे हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हमें चाहिए पर मीटर के हिसाब से ना, मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो इसलिए हम डिवाइस को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। यहाँ पे रिलेशन आता है कि E/B=V। बस इतना याद रखना। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो पहले 4 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट या जो सारे डेरिवेशन बनते हैं वो हमने सब यहाँ पे डिस्कस किया। अगली वीडियो में मैं 5, 6, 7, 8 के जो भी आपके डेरिवेशंस बनेंगे वो सब हम अगली वीडियो में बात करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।